हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल एट फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आप सबका स्वागत है आज की इस बेहतरीन क्लास में। इस क्लास का मेन मोटो रहेगा कि हम मैथ्स के कुछ फॉर्मूलाज रिवीजन करें, साथ साथ में कुछ मोटिवेशनल बात भी करेंगे और आपका एग्जाम बहुत बेहतरीन हो, इसके लिए हम लोग एक अच्छी सी कोशिश करेंगे। बच्चों, आपने पूरे साल भर तैयारी की है, किसी बच्चे ने पिछले 1 ईयर से प्रिपरेशन कर रहा है, कुछ बच्चे पिछले 6 महीने से पढ़ रहे हैं और कल आपका एग्जाम है। आप एग्जाम देने जा रहे हैं डेफिनेटली, या तो सेंटर पहुंच गए होंगे या पहुंच रहे होंगे या अभी प्लान कर रहे होंगे घर से निकलने का। सो बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने ब्रेन की जो थॉट प्रोसेस है उन पे कंट्रोल रखें, क्योंकि हमें वहां पे वो जो 3 घंटे 3 एग्जाम हमें देने हैं, मैथ्स का, जीके एंड इंग्लिश, उस एग्जाम में हमें वो सारा कुछ रिप्रेजेंट करना है जो हमने पिछले लंबे टाइम से पढ़ा है। और उन सबको रिकॉल करने के लिए जरूरी है कि हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी है, हमारे अंदर जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है वो बहुत अच्छे। मैं मानता हूं कि एग्जाम का प्रेशर डेफिनेटली होता है। एज ए टीचर मुझे बहुत इजी लग रहा है वो, लेकिन एज ए स्टूडेंट मैं समझ सकता हूं बहुत प्रेशर रहता है, क्योंकि हमने भी बहुत सारे एग्जाम दिए हैं। तो उन एग्जाम को जब देने जा रहे होते हैं तो हमें भी बहुत सारा प्रेशर फील होता है, क्योंकि उस प्रेशर के कई सारे रीजंस है कि हमने लंबी तैयारी करी है और हम चाहते हैं कि हम बेहतरीन परफॉर्म करें। सेकेंड थिंग, हमारे पेरेंट्स की जो उम्मीदें हैं हम पे लगी रहती है, हमारे टीचर्स, हमारे इंस्टीट्यूट और हमारे आस पड़ोस, हमारे रिलेटिव, सबकी नजर हम पे होती है और हमें परफॉर्म करना होता है बढ़िया से। बट बच्चों, हमने जो एज ए पर्सन मैं मेरी बात करूं तो मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए और उन एग्जाम में जो मैंने पास किए, उन एग्जाम्स में मैंने सीखा कि हमें यदि अच्छा परफॉर्म करना है तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले हमें हमारे जो भी थॉट प्रोसेस है उस पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हमें पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। हमें उन सारी चीजों को कंट्रोल करना जरूरी है जो नेगेटिव हैं, जो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन को इफेक्ट कर सकते हैं, तो उनको हमारे ब्रेन से बाहर निकालना जरूरी है। वैसे तो ये बोलना आसान है, करना बहुत टफ है। एज अ स्टूडेंट मैं समझ सकता हूं कि आप लोग प्रेशर फील कर रहे होंगे, लेकिन बच्चों यदि आप प्रेशर फील करते रहेंगे तो आप परफॉर्म बढ़िया नहीं कर पाएंगे। तो आपको बहुत ही पॉजिटिव अच्छे ढंग से रहना है। उसके लिए जरूरी क्या है कि आपको लगातार पॉजिटिव बातें करनी है, लगातार ऐसी चीजें करनी है जो आपको रिलैक्स फील कराए। आपको ऐसे लोगों से, ऐसे दोस्तों से, ऐसे भाई बहनों से बात एक बार के लिए नहीं करनी जो आपको थोड़ा इससे डरा रहे हो या लग रहा हो, बात कर रहे हो एग्जाम बहुत टफ है, पता नहीं कहां से आएगा, कितना सिलेबस रह गया, ये रह गया। कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना आपने पढ़ा है बेस्ट है। देखिए, अब तक आपने पढ़ लिया तो कोई टेंशन नहीं है, और नहीं भी पढ़ा तो अब लास्ट के 10-12 घंटों में कुछ नहीं कर सकते। तो रिलैक्स रहिए, बहुत जरूरी है। देखिए, जब भी मैं भी टेंशन में होता हूं तो कई बार कुछ मोटिवेशनल बातें कर लेता हूं, कुछ वीडियोस देख लेता हूं और कुछ पोएम सुन लेता हूं। और मेरी फेवरेट पोएम है, हरिवंश राय बच्चन जी की पोएम है ये, और उस पोएम को जब मैं सुनता हूं तो बहुत मोटिवेट फील करता हूं अपने आप को। तो मैं आपको भी वो बोलूंगा कि वो चीजें सुने। मैं कुछ लाइनें हैं आपके सामने रखूंगा और आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको लगेगा डेफिनेटली वो बहुत मोटिवेट करती है। तो बात करते हैं हम लोग। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो हार्डवर्क करता है उसकी कभी हार हो ही नहीं सकती। एग्जाम्पल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया सा एग्जाम्पल दिया। जो हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं और हार जाते हैं ना, या हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं थोड़ी सी कोशिश में, तो उसके लिए क्या बोला उन्होंने, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यानी आप हार्डवर्क करते रहिए, मेहनत करते रहिए, बहुत जरूरी है। आप लोग फेल हो रहे हैं, आप लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे, आपने इतनी तैयारी की है, थोड़ा बर्डन है दिमाग में निकाल दीजिए। क्योंकि एक नन्ही सी चींटी जब इतनी मेहनत कर सकते हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हमारे पास तो बहुत ब्रेन है, हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और एक दो लाइनें और हैं जो आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर कर सकती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। देखो, असफल होना, सक्सेसफुल नहीं होना, ये नॉर्मल सी बात है। हम लोग एग्जाम देते हैं, वहां पे फेल भी हो सकते हैं। तो जरूरी क्या है कि हमें हमारी कमियों को देखना है और उससे हमें सीखना है। यानी ये सारी चीजें पहले से प्री प्लान रखें कि हाँ, हम एग्जाम देने जा रहे हैं, हमने साल भर प्रिपरेशन पढ़ा है या 6 महीने पढ़ा है, तो उसका बर्डन नहीं लेना।
हमने जो पढ़ा है उसको एक्सप्रेस वहां पे करना है, और वो रिटन एग्जाम है, एमसीक्यू भी नहीं है। तो आपका जो भी आपका इंटरनल स्ट्रक्चर होगा उसके अकॉर्डिंग वहां रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो जरूरी क्या है कि आप लोगों को भाई बहुत ही इजी रहना है और इजी रह करके उस एग्जाम में बैठना है। अब इजी रहने के लिए जरूरी क्या है कि कुछ ऐसी अच्छी बातें तो याद रखनी है, साथ साथ में जरूरी क्या है कि आप लोगों को एक अच्छी नींद, आज रात को आप अच्छी नींद लेके जाएं, बहुत जरूरी है। अच्छी सी नींद लीजिए, और अपना जो भी नेक्स्ट डे जब एग्जाम देने जाएं तो आपका एडमिट कार्ड, आपका आईडी कार्ड, आपके पेन, आपके ज्योमेट्री बॉक्स, ये बेसिकली सारे इक्विपमेंट, और यदि वहाँ पे कोविड गाइडलाइन कुछ फॉलो हो रही है तो मास्क एंड सैनिटाइजर भी साथ लेके चले जाएं। यदि नहीं है तो अपने साथ जो भी जा रहे हैं पेरेंट्स या गार्जियन जो भी जा रहे हैं उनको हम पे दे दें, कोई इशू नहीं है। बट ये सारा आज की डेट में रख दें ताकि मॉर्निंग में आपको बर्डन ना हो। और उसके बाद जरूरी है कि आप लोग लगातार अच्छी नींद के साथ जब जाएं तो ऐसे बर्डन में मत जाइए कि मॉर्निंग में फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, मॉर्निंग में ईडियम फ्रेजेस पढ़ रहे हैं, मॉर्निंग के अंदर कुछ जीके क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इतनी टेंशन मत लीजिए, आज जितना पढ़ना है पढ़ दीजिए, कल आप रिलैक्स रहिए, बहुत जरूरी है। रिलैक्स रहेंगे तो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे एक एग्जाम नहीं है, कल आपके 3 एग्जाम है, मैथ से पहले, फिर जीके है, फिर इंग्लिश है, और एक लंबा लगभग 5 घंटे का टाइम रहेगा तीनों एग्जाम को मिला करके। तो उतनी देर आपको माइंड को एक्टिव रखना है, एक टफ टास्क है। तो बहुत जरूरी है कि यदि आपको माइंड को आज रिलैक्स करोगे ना तो कभी कल एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। अब से बात करें तो मुश्किल से 1 दिन का समय बचेगा हमारे पास, तो उस टाइमिंग में हम लोग क्या कर लेंगे। यदि ज्यादा से ज्यादा हम लोग 5 घंटे 10 घंटे पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि ब्रेन एक्टिव रखना है तो आपको ब्रेन को रिलैक्स रखना पड़ेगा। थोड़ा पढ़ लीजिए, बाद में अच्छे से नींद लीजिए और पॉजिटिव बातें करिए, और एग्जाम टफ आएगा, इजी आएगा। बहुत सारी जगह बहुत सारे बच्चे बहुत सारे कमेंट देखते रहते हैं, बहुत सारे टीचर बताते रहते हैं ऐसे एग्जाम आ सकते हैं। एग्जाम इजी आता है, सबके लिए इजी है। एग्जाम टफ आएगा, सबके लिए टफ आएगा। आप लोगों ने टफ क्वेश्चन कर रखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रखे हैं तो अब वो टाइम नहीं है कि टफ क्वेश्चन को बनाया जाए। आपका कुछ पोर्शन याद है, अच्छी बात है, कुछ पोर्शन छूट गया, छोटा मोटा तो रिवीजन कर लीजिए, अभी टाइम है हमारे पास 5-7 घंटे का, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि हमारे पास बहुत बड़ा पोर्शन छूट गया हमसे, तो अब उसको टच मत करिए, उसको अनटच रहने दीजिए, क्योंकि अब हम लोग नहीं कर सकते। अभी हमें जो पढ़ रखा है उसको रिवाइज कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। तो बच्चों बहुत जरूरी है इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, जिससे आप लोग बहुत मोटिवेटेड फील करेंगे और अच्छा फील करेंगे। और मेरे देखिए बैकग्राउंड के अंदर यहाँ पे नेवर गिव अप एक थॉट है, और बहुत इंस्पिरेशनल बात है ये कि गिव अप नहीं करना। और बहुत सारे मैंने स्ट्रेटजी के वीडियोस बना रखे हैं, मैंने 2 वीडियोस लॉन्च कर रखे हैं, एक पेपर कैसे अटेंड करना है, एक मैथ्स का पेपर कैसे अटेंड करना है। वो वीडियोस जरूर से देख लें कि हाउ टू अटेंड पेपर, पेपर में क्या करना है, किस रंग से बैठना है, वो सारी बातें मैंने उस वीडियो में बता रखी है। तो वो वीडियोस जरूर देख लें और लगातार लगे रहना है। जैसे ये देखिए, ये जो बंदा है लगातार चढ़ रहा है माउंटेन के ऊपर, तो आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि मुश्किलें आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, स्माइल के साथ रहना है, और उनसे फेस करने के लिए अपना 100% देना है। चलिए, बहुत सारी अच्छी बातें होगी। अब बात करेंगे हम लोग कुछ फॉर्मूलाज की। आप सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को जोड़ लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले थोड़े थोड़े रिवीजन करने वाले हैं। शॉर्ट एंड स्वीट छोटा सा क्लास रहेगा, बहुत लंबा क्लास नहीं है, आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखिए, सबसे पहले अर्थमेटिक की बात करें तो नंबर सिस्टम में आपको पता होना चाहिए बच्चों, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड तक जाते हैं, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर के अंदर सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, जीरो सारे के सारे आते हैं। पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो 1 टू इंफिनिटी है, नेगेटिव इंटीजर -1 से लेकर इंफिनिटी है, माइनस इंफिनिटी तक जाता है। रेशनल नंबर वो नंबर जो p अपॉन q के फॉर्मेट में उसके q जो 0 के इक्वल नाउ, एंड p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, ये रेशनल नंबर होते हैं। और इसके अलावा जो बच जाता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। और इन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल नंबर। इसके अलावा क्या होता है, एक इमेजिनरी नंबर भी होता है, और रियल नंबर इमेजिनरी नंबर को मिला दें तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो ये नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। साथ में इसमें जो इवन नंबर, ऑड नंबर, इवन जो 2 से डिविजिबल है, ऑड जो 2 से डिविजिबल नहीं है, प्राइम नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर्स है, कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, और को प्राइम नंबर यानी ऐसे नंबर्स का ग्रुप जिसके अंदर क्या हो, कॉमन फैक्टर का ओनली एंड ओनली 1 हो। तो ये थोड़ा सा बेसिक बात हो गया। प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है, को प्राइम की भी आती है, कंपोजिट की भी आती है। इसके अलावा एक परफेक्ट नंबर भी आता है। परफेक्ट नंबर ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स का सम खुद को छोड़ करके फैक्टर का सम सेम नंबर आ जाए, उसे बोलते हैं परफेक्ट नंबर। एक बार डेफिनेशन भी आई है परफेक्ट नंबर का मीनिंग। पहला एग्जांपल हो गया 6 एक परफेक्ट नंबर है। देखिए इसके 4 फैक्टर होते हैं, इसको मैं हटा दूं यहां से
इन तीनों को ऐड कर लूं तो देखो वापस 6 आ रहे हैं, तो 6 इज ए परफेक्ट नंबर। तो ध्यान रखना, इसके अलावा अगला नंबर है 28। तो परफेक्ट नंबर को याद रखिए, परफेक्ट नंबर क्या होता है, जिसमें सम ऑफ द फैक्टर्स इज सेम नंबर, जिसको परफेक्ट नंबर, और ऐसे नंबरों को बोलते हैं परफेक्ट नंबर। एग्जांपल में 6 हो गया, 28 हो गया, कई बार इसकी डेफिनेशन भी आई हुई है। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि रेशनल नंबर के बीच में आपको रेशनल नंबर निकालना है। रेशनल नंबर दे रखे मान लीजिए, एक रेशनल नंबर मान लीजिए 1/2, दूसरा दे रखा 3/4, और बोला इसके बीच का रेशनल नंबर निकालिए। तो मान लीजिए मैं इसको बोलूं ए, इसको बोलूं बी, तो इनके बीच का रेशनल नंबर निकालने का तरीका होता है रेशनल नंबर इन दोनों के बीच का, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर निकल के सामने आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, रेशनल नंबर आ जाएगा बच्चों। एलसीएम एचसीएफ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनका पता होगा आपको। और इसके अंदर फॉर्मूला, जनरली इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये फॉर्मूला याद रखें। टू नंबर्स आर सेड टू बी को-प्राइम, यदि को-प्राइम नंबर है तो उनका एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 1 होगा, और यदि कोई प्राइम नंबर है तो उनका एलसीएम जो होता है हमेशा प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ ऑलवेज 1 होता है। दो प्राइम नंबर का एचसीएफ ऑलवेज 1 होगा, एलसीएम का प्रोडक्ट द नंबर होगा। एचसीएफ किसका एचसीएफ, जब नंबर किसमें फ्रैक्शन में हो तो क्या बोलेंगे, एचसीएफ ऑफ द न्यूमरेटर एंड एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर, ऐसे निकलेगा। जब फ्रैक्शंस में नंबर हो उनका यदि एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले नंबरों का एचसीएफ निकालिए, नीचे वाले का एलसीएम निकालिए, और यदि एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर एंड एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। ये बातें याद रखें बच्चों। अब अगला टॉपिक एक्सपोनेंट पावर। तो इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको पता होने चाहिए कि व्हेन, पहला फॉर्मूला, व्हेन बेस आर कॉमन एंड पावर आर डिफरेंट, और बीच में मल्टीप्लाई तो बेस रिमेन सेम, पावर विल बी एडेड। दूसरा फॉर्मूला, व्हेन बेस आर कॉमन एंड बीच में डिवाइड का सिंबल, बच्चों डिवाइड का सिंबल है, और यदि पावर डिफरेंट है तो बेस रिमेन सेम, पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। थर्ड थिंग, बेस आर डिफरेंट, पावर्स आर सेम, तो बेस विल बी मल्टीप्लाइड, पावर रिमेन सेम। फोर्थ वन, पावर की पावर जो होगी दैट इज मल्टीप्लाई हो जाएगी बच्चों। फिफ्थ चीज, यदि ऐसा लिखा हुआ है x की पावर p और y की पावर p, तो लिख सकते हो x अपॉन y की होल पावर p। इसके अलावा किसी भी नंबर की पावर यदि 0 इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। इसके अलावा और याद रखिए बच्चों, कहीं भी यदि ऐसा लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हो इसकी पावर हाफ लिख सकते हो, एक ही बात है। यानी स्क्वायर रूट का तो पावर हाफ होता है। यदि कहीं पे क्यूब रूट लिखा हुआ है, इसे छोटा सा 3 क्यूब रूट लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हो 1/3। क्या लिख सकते हो इसको, 1/3। इसी ढंग से यदि यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लीजिए 11 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/11। और यदि मान लीजिए इसको होल में बात कर लें, n लिखा हुआ है, n नेचुरल नंबर, तो हमेशा ही इसके फ्रैक्शनल फॉर्मेट के अंदर आ जाएगा। तो ये बेसिक बातें, ये इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए, ध्यान होनी चाहिए एक्सपोनेंट पावर की। परसेंटेज आपको पता है, हर चीज को 100 के एवरेज में कैलकुलेट करना परसेंटेज होता है। परसेंटेज का सिंपल से याद रखें, फ्रैक्शन याद रखें, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज। बस ये परसेंटेज है सिंपल फॉर्मेट में। बाकी वैसे इसके कोई फॉर्मूला रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको फॉर्मूले देखने हैं कि किस सिचुएशन में परसेंटेज को समझना बहुत जरूरी है। बाकी इसमें कुछ भी रटने की, कुछ भी जानने की जरूरत नहीं, बट फ्रैक्शंस जरूर याद रख लें। 1/2 का मतलब 50% होता है, जरूर से याद रखें। 1/3 का मतलब 33.5%, 1/3% होता है। 1/4 का मतलब 25% होता है। तो ये एक टेबल है जो आपको कम से कम पता होनी चाहिए, जिससे क्या है कि आप लोगों को थोड़ा सा करने में आसानी रहे। और परसेंटेज में सिंपल से याद रखें कि कई बार क्या होता है कि ए है और ये बी है, क्वेश्चन होता है कि ए जो है बी से 20% ज्यादा है, मोर देन 20% है, तो बताइए इनका रेशियो क्या है, पता है इनका रेशियो क्या है। ए इज 20% मोर देन बी, तो बी को 100 मान लीजिए, 20% मोर का मतलब 120 हो गया। इनका रेशियो निकालेंगे तो 6/5 हो गया, 6/5 हो गया, ठीक है। और परसेंटेज में सिंपल से ध्यान क्या रखना है कि परसेंटेज में कोई डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट होता है कि मान लीजिए एक 1500 का कोई आर्टिकल है और इसके अंदर बोला गया इसके रेट को 20% कम कर दिया गया, तो आपको क्या करना है, देखिए 1500 20% कम का मतलब ये तो 100 रखना है, ऊपर 20 कम कर दो, 80 से मल्टीप्लाई करना है। ये क्या हो गया, 20% कम। ये क्या हो गया, 20% कम। मैं इस रेट को 10% बढ़ाना चाहता हूं तो क्या करना है, नीचे तो 100 ही आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, 110 आ जाएगा। तो इस ढंग से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आप कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों ध्यान क्या रखना है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, वो होता क्या है, वो एक ढंग से सक्सेसिव परसेंटेज होता है। एक ढंग से क्या होता है, सक्सेसिव परसेंटेज ही होता है। परसेंटेज के आगे फॉर्मेट में होता है। जैसे मैं बोलूं कि भाई कोई चीज है, फर्स्ट ईयर 10% बढ़ी, नेक्स्ट ईयर 10% बढ़ी, नेक्स्ट ईयर 10% बढ़ी, कोई एक्स अमाउंट है, ठीक है, इतना परसेंट बढ़ा दिया, तो बताओ थर्ड ईयर के बाद क्या होगा, तो एक्स का क्या हो जाएगा, 1110/100,
1110 अपॉन 100 और 1110 अपॉन 100, ये अमाउंट हो जाएगा आफ्टर 3 ईयर। आफ्टर 3 ईयर हो जाएगा एक्स अमाउंट। यदि हर ईयर 10% से बढ़ रहा है तो इतना हो जाएगा। एक ढंग से कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ये अमाउंट बन जाता है। क्या बन जाता है, ये अमाउंट बन जाता है। और अमाउंट में से जब प्रिंसिपल माइनस बाद में कर देते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के सामने आ जाता है। तो ये परसेंटेज का छोटा सा बात हो गया। ज्यादा चीजें तो इसमें देखो आपको प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसमें कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस पता होनी चाहिए कि कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। कॉस्ट प्राइस बड़ी है, सेलिंग प्राइस छोटी है, तो डेफिनेटली क्या होगा, हमें लॉस होगा। और यदि कॉस्ट प्राइस छोटी है, सेलिंग प्राइस बड़ी है, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लॉस या प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना हो, अपॉन में सीपी आता है, अपॉन में क्या आ जाएगा 100। यदि लॉस परसेंटेज निकालना है, लॉस रख दो यहाँ पे, और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट रख दो यहाँ पे। तो लॉस परसेंटेज एंड प्रॉफिट परसेंटेज ऐसे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा एक क्या होता है, मार्केट प्राइस होता है, एमआरपी, ठीक है, या प्रिंटेड प्राइस बोल सकते हैं उसको, प्रिंटेड प्राइस बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, उस आर्टिकल के ऊपर होती है। उसके ऊपर हमेशा जनरली क्वेश्चन आता है डिस्काउंट का। डिस्काउंट का मतलब पैसा कम करना होता है। एक आर्टिकल है जिसके ऊपर 1000 रुपए लिखा हुआ है कि एक शर्ट है, मान लीजिए 1000 रुपए का है, इस पे 10% का डिस्काउंट दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ, 1000 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 डिस्काउंट करो, 90 ऊपर चला जाएगा। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट हमेशा सेलिंग जो उसका मार्केट प्राइस है या प्रिंटेड प्राइस है उससे कम होता है, और इसके बाद जो वैल्यू आती है वो सेलिंग प्राइस बन जाती है। उसके बाद जो वैल्यू क्या बन जाती है, सेलिंग प्राइस। इसके अलावा आपका जीएसटी है, वेट हैं, ये सारे के सारे एडिशनल खर्चे हैं, ये एडिशनल चीजें हैं। जो इसका प्राइस है, प्रिंटेड प्राइस, उसके ऊपर एक्स्ट्रा पैसा लगता है, एक्स्ट्रा पैसा लगता है, वो टैक्स होता है ना। वेट बोल सकते हैं, कई बार वेट क्वेश्चन आ सकते हैं, जीएसटी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यदि प्रिंटेड प्राइस यहाँ पे मान लीजिए 100 रुपीज है, और मान लीजिए टैक्स लग रहा है मेरा 10%, तो उसका प्राइस हो जाएगा 110। कितना हो जाएगा, 110 आफ्टर दी टैक्स या आफ्टर दी जीएसटी। बस ये प्रॉफिट लॉस का सिंपल सी बातें ध्यान रखें, बाकी कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी कोई दिक्कत इसमें है नहीं बच्चों, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस से वैसे तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तो हजारों बन सकते हैं, हजारों वैरायटी क्वेश्चन बन सकते हैं, और हजारों फॉर्मूले, सिचुएशनल फॉर्मूले होते हैं। अब कुछ बुक्स में देखता हूँ या कुछ वीडियोस में देखता हूँ, उसमें हर एक क्वेश्चन के लिए नया फॉर्मूला, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि बेसिक बातें आपको आती है तो आपको प्रॉपर ढंग से करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रिटर्न एग्जाम है, आपको सॉफ्टवेयर की तरफ भागना नहीं है, आपको रिटर्न एग्जाम में बेसिक बातों को लिखना है, सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हुए लिखना है, तो चीजों का ध्यान रखना है ना। कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि 5 पेन्स है, वो मान लीजिए 6 रुपीज बेच दिया, और 6 पेन्स को मान लीजिए 10 रुपीज बेचा है, तो बताओ इसमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इस कंडीशन में जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसमें जो आर्टिकल्स होते हैं उनको सेम कर लो, जो आर्टिकल्स होते हैं उनको सेम कर लो। यहाँ 5 पेन 6 रुपीज के और 6 पेन 10 रुपीज के, बताओ प्रॉफिट है, लॉस इस ट्रांजेक्शन में। ये मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया, ये कॉस्ट प्राइस है, ये खरीदा, और ये सेलिंग प्राइस है मेरी, ये सेलिंग प्राइस से बेचा, मान लीजिए इस फॉर्मेट से खरीदा आपने। कैसे कि 5 पेन के 6 रुपीज दिए, 5 पेन के 6 रुपीज दे करके आपने बहुत सारे पेन उठा लिए। उसके बाद में आए और आपने 6 पेन को 10 रुपीज में सेल करना स्टार्ट किया। तो इस ट्रांजैक्शन में मुझे लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा आर्टिकल्स को सेम कर लो। आर्टिकल्स को सेम करने का मतलब यहाँ 5 पेन है या 6 पेन है, तो ऊपर वाले इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और नीचे वाले को किस से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 पेन, और ये कितना हो जाएगा, 36 रुपीज में। और ये 30 पेन्स कितने हो जाएगा, 50 रुपीज में। तो देखो बच्चों क्या है, 30 पेन में परचेज करके लाया 36 रुपीज में, और 30 पेन को सेल कर दिया मैंने 50 रुपीज में। तो अब आप इसको छोड़ सकते हो, ये मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया, ये मेरा सेलिंग प्राइस आ गया। देखो कॉस्ट प्राइस छोटा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है, ऑब्वियस बात है क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो प्रॉफिट 14 रुपीज का हो रहा है। परसेंटेज की बात करें तो 14/36 मल्टीप्लाई विद 100। चलिए रेशियो की बात करें, तो रेशियो में बच्चों ध्यान क्या रखना है, तो यूनिट का ध्यान रखना है कि यूनिट्स हमेशा सेम होनी चाहिए। यदि बात करूं मैं 10 रुपीज एंड 10 पैसा, तो इनका रेशियो कभी निकल के 1:1 नहीं आ सकता, 1:1 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे यूनिट सेम नहीं है। रेशियो निकालने के लिए सबसे पहली चीज है यूनिट को एक जैसा करिए, यूनिट आपकी एक जैसी होनी चाहिए, तभी जाके रेशियो निकलता है। यदि यूनिट अलग अलग है तो यूनिट को सेम करिए, तब जाके रेशियो निकलता है, ठीक है। दूसरी चीज कि जैसे रेशियो इस रंग से दे रखा, मान लीजिए AB का रेशियो दे रखा है 2:3, और दूसरा दे रखा है BC का रेशियो दे रखा है मान लीजिए 4:5, और आपसे पूछे बताओ ABC का रेशियो बताइए क्या रेशियो होगा, तो आपको लिख देना है 2 और 3, A और B का 2 और 3 है, और B और C का तो यहाँ 4:5,
4:5। देखो बी के दो रेशियो अलग अलग है, तो बी के रेशियो अलग अलग हैं क्योंकि दो अलग अलग कंडीशन दे रखी है। यदि पूरी कंडीशन को एक साथ पढ़ना चाहेंगे तो हमें बी को एक जैसा करना पड़ेगा। तो बी को जैसा करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से। 4 से मल्टीप्लाई किया तो ए बी और सी। 4 3 जा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, अगेन 4 जा 12, तो ये 12 12 दो बार लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और 4 5 जा 15। ये एबीसी का रेशियो आ गया। इस ढंग से आप एबीसी का रेशियो निकाल सकते हो यदि रेशियो इस ढंग से दे रखा हो। दूसरी चीज क्या आती है कई बार रेशियो में, कई बार इसमें ऐसी आती है बच्चों, ये रेशियो दे रखा है ए बी और सी, इसका रेशियो हाफ, इसका रेशियो 1/3, इसका रेशियो 1/4, और बोला इसका रेशियो बताओ। तो रेशियो कैसे बताएंगे इस सिचुएशन में, इसको सिंपल फॉर्मेट में लाना हो तो इसका एलसीएम ले लो। तो 2 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो सारे के सारे रेशियो को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई, और इसको भी 12 से मल्टीप्लाई। इसको 12 से मल्टीप्लाई करो 6 आ जाएगा, इसको करोगे 4 आ जाएगा, इसको करोगे 3 आ जाएगा। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्मेट है रेशियो ना लेने का। यदि रेशियो फ्रैक्शन में दे रखा तो फ्रैक्शन से क्या रेशियो कैलकुलेट करने में आसानी नहीं होगी, तो आप इसको इस रंग से कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि 2a प्लस 3b ऐसा दे रखा है, 2a रेशियो 3b। अब इसका रेशियो भाई क्या होगा, 2a रेशियो 3b। तो क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, आपको ये चीज सोचनी है कि क्या करें यार अपन लोग। तो a का मतलब हो गया, a रेशियो b का मतलब हो गया इसका फ्रैक्शन 1/2, और ये कितना हो गया 1/3 हो गया। ये कितना 1/2 1/3। अब वापस से फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करना मैंने बता दिया। तो रेशियो में इस तरह की चीजें आती है। कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। यदि मान लीजिए ए बी सी, इनको मुझे 1000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसका रेशियो 2 3 और 5 होना चाहिए। तो बताओ ए को कितना अमाउंट मिलेगा। तो इस ढंग के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें क्या होता है कि यदि ए का अमाउंट पता करना है तो ए का रेशियो अपॉन में टोटल रेशियो, सम ऑफ रेशियो 10 और मल्टीप्लाई विद 1000, तो कितना मिलेगा उसको 200 रुपीज मिलेगा। कितना मिलेगा 200 रुपीज मिलेगा। फॉर्मूला क्या बनता है, जिसका पता करना है उसका रेशियो ऊपर, नीचे क्या है सम ऑफ द रेशियोज, नीचे क्या है सम ऑफ द रेशियोज आता है। कई बार क्वेश्चन चेंज करके दे देते हैं, वो बोलते हैं रेशियो तो यही है इनका, और बी को मान लीजिए, यहाँ पे बी को मान लीजिए 900 रुपीज मिला, बी को अकेले कितना मिला 900 रुपीज मिला। तो बताओ टोटल अमाउंट क्या था, टोटल अमाउंट क्या था। मान लीजिए कुछ पैसा है डिस्ट्रीब्यूट किया गया किस रेशियो के अंदर, 2:3:5 के अंदर। इसमें से बी को अकेले को 900 रुपीज मिला, तो ए को कितना मिला और सी को कितना मिला। तो उसके लिए क्या करना है कि 900 दे रखा है, उसको ऊपर लिखो, किसका रेशियो दे रखा है, ये वैल्यू किसका दे रखा है, बी का दे रखा है, तो बी के रेशियो से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो सम ऑफ द रेशियो से। सम ऑफ रेशियो कितना हो गया 10, कितना पैसा हो गया 3000 रुपीज हो गया। कितने रुपए हो गया 3000 रुपीज हो गया। तो इस ढंग से रेशियो को थोड़ा समझना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टफ चीजें इसमें आती नहीं है बच्चों। स्क्वायर एंड क्यूब, स्क्वायर एंड क्यूब में आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें आपको दोनों के अंदर ही प्राइम फैक्टराइजेशन पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन से आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। और आप स्क्वायर एंड कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए मैंने बोला 180, तो 180 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्या, चेक करना हो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5 और 5 से 1, ये हो गए। तो अब हमें पता करना हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब है क्या। परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए दो दो नंबर का पेयर बनना जरूरी है। देखो दो पेयर तो बन रहे हैं, ये पेयर नहीं बन रहा, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट क्यूब है क्या, तीन तीन के पेयर बनने चाहिए, तीन तीन के पेयर नहीं बन रहे, परफेक्ट क्यूब भी नहीं है। कई बार क्वेश्चन आता है कि गिवन नंबर है 180 नंबर दे रखा है, इसको मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो बताओ किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं। तो देखो यहाँ पे 2 2 के पेयर तो कंप्लीट, 2 का पेयर कंप्लीट है, 3 का पेयर कंप्लीट है, 5 का पेयर कंप्लीट नहीं है। तो हम बोलेंगे कि ये 180 इक्वल्स टू, एक्चुअली इसके फैक्टर मैंने किया तो इस ढंग से आया था, तो मैं इसको दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इधर फायदा क्या हुआ, इधर फायदा क्या हुआ, ये कितना हो गया 900 हो गया, और इधर 2 का पेयर, 3 का पेयर और 5 का पेयर, यानी 2 का पेयर बन गया तो 2 की पावर 2 होगी, 3 की पावर 2 होगी और 5 की पावर 2 होगी। पेयर बनना चाहिए ऐसा। तो ऐसे ऐसे जो भी नंबर कम पड़ रहे हैं, जो पेयर में कम पड़ रहे हैं, उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर हो जाएगा कि 180 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो परफेक्ट क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो आप एक 2 ले लो यहां से, एक 3 ले लो यहां से और एक 5 ले लो यहां से, इनको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया, कितना हो गया सर 30 हो गया। तो ये 30 का स्क्वायर है, किसका है, ये 30 का स्क्वायर है। क्यूब देखना हो कि 180 परफेक्ट क्यूब कैसे बनेगा, तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे 180
इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई विद 5। देखो यहाँ पे एक पेयर कम बढ़ रहा है तो एक 2 देना पड़ेगा, एक नंबर हो जाएगा 2, एक यहाँ पे एक 3 देना पड़ेगा और 2 5 देने पड़ेंगे। यानी यदि मुझे 180 को परफेक्ट क्यूब नंबर बनाना है तो मुझे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2 5 10 15, 150 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 180 को यदि 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। कई बार कहते हैं डिवाइड का आता है कि डिवाइड किससे करें, तो डिवाइड के लिए कैसे, मान लीजिए ये दे रखा है, ये नंबर दे रखा है आपको कि 180 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए डिवाइड कैसे करना पड़ेगा। देखो इसका पेयर कंप्लीट है, कोई जरूरत नहीं है, पर कंप्लीट है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका पेयर कंप्लीट नहीं है तो उसको हटा दो वहां से। यदि 5 को यहां से हटाना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा, 180 में 5 का डिवाइड लगाना पड़ेगा, तो 5 क्या हो जाएगा, वो नंबर हो जाएगा जिसको हटाने से क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। SICI पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए इसको आपको, PRT अपॉन 100 बस इतना सा होता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T माइनस में P। इसी ढंग से बच्चों आपको पता होना चाहिए, ये सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, और एक वर्ड आता है अमाउंट, अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये तो हो गए फॉर्मूले की बात। कुछ कंडीशंस की बात होती है बच्चों, याद क्या रखना है, देखो इसमें चेंज होता है टाइम, देखिए हमेशा ईयरली यूज करने हैं आपको, तो ये फॉर्मूले ईयरली टाइम के लिए बने फॉर्मूले। अब यदि टाइम ईयरली ना हो, टाइम मंथ में दे रखा हो, तो क्या करो, इसको 12 से डिवाइड कर दो, ईयर्स में बन जाएगा। आपको टाइम मान लीजिए डेज में दे रखा हो, तो क्या करो 365 से डिवाइड कर दो, तो ईयर से बन जाएगा। तो टाइम को सबसे पहले ईयर्स में कन्वर्ट करना है, याद रखना। अब ये टाइम ईयर्स में कन्वर्ट है और रेट की कुछ कंडीशंस अलग अलग दे रखी हो, मान लीजिए मैं बोलूं कि मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, या मुझे जो कंडीशन है, ये जो मेरी कंडीशन है ना, तो टाइम और रेट में कुछ चेंजेस होते हैं। क्या चेंजेस होते हैं, देखो यदि ईयरली है तो रेट और टाइम में कोई चेंज नहीं होता, यदि हाफ ईयरली है तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम 2 से मल्टीप्लाई और सॉरी रेट हो जाएगा 2 से डिवाइड। यदि क्वार्टरली है, मान लीजिए क्वार्टरली है तो टाइम को 4 से मल्टीप्लाई और रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड, और यदि मंथली है तो टाइम को 12 से मल्टीप्लाई और रेट ऑफ इंटरेस्ट को 12 से डिवाइड। लेकिन इन सब के अंदर ये टाइम को पहले आप ईयर्स में चेंज करेंगे, उसी के बाद डबल करेंगे। ऐसा नहीं है कि 6 मंथ दे रखा है और हाफ ईयर नाम सुनते आपने 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और टाइम की जगह 12 यूज नहीं करना। पहले आपको 6 मंथ को ईयर्स में चेंज करना पड़ेगा, वो हो जाएगा हाफ ईयर, और हाफ ईयर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, यानी 6 मंथ का एक बंच बन जाएगा। तो ये चीजें थोड़ी ध्यान रखनी है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। कई बार क्वेश्चन आते हैं इसमें, डिफरेंस के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सिंपल से क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू डिफरेंस। बस डिफरेंस के क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला यूज कर देना, यहाँ पे इसका फॉर्मूला यूज कर देना, शॉर्ट ट्रिक की तरफ नहीं भागना, प्रॉपरली फॉर्मूला यूज करना, और जो कॉमन आता है उसको कॉमन ले लेना और कैलकुलेट कर लेना, कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं है। कई बार क्या होता है, कुछ अमाउंट होता है उसके ऊपर पहले पे अलग रेट लग जाती है, तो मान लीजिए ये टोटल अमाउंट है, इसमें से कुछ अमाउंट, तो मान लीजिए x माइनस वाई ये अमाउंट हो गया, ये कुछ अमाउंट यहाँ हो गया और रिमेनिंग अमाउंट यहाँ हो गया। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे y अमाउंट मान लो और यहाँ x माइनस वाई मान लो। अब इनको अलग अलग इसी ढंग से फॉर्मेट में करना है, यानी जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसके फ्लो में चलना है, फॉर्मूला पुट करना है। और ज्यादा ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे, कई बार क्या होता है बच्चे सिंपल इंटरेस्ट के अंदर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, प्रिंसिपल का फॉर्मूला, रेट का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला क्यों पढ़ना है भाई, एक ही तो फॉर्मूला पढ़ना है कि SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। अब जो चीज दे रखी है उसको उस प्लेस पे लिखो, जो नहीं दे रखी अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी, बाकी सबको यहाँ ट्रांसफर कर दो। वो फॉर्मूले क्यों पढ़ने, तो फॉर्मूले ज्यादा नहीं पढ़ने। इस ढंग से 2 पार्ट्स में इन्वेस्ट करना हो ना, तो एक पार्ट को y मान लिया, दूसरा पार्ट इसमें से माइनस हो गया, x माइनस वाई हो जाएगा, फिर इसकी जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम है और इसकी जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम है कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसा बोल रहे वैसे चलते रहना है। एलिगेशन जनरली बहुत सारी क्लास में पता ही नहीं होता एलिगेशन क्या होता है, या फिर बहुत सारी बार पढ़ाते नहीं है, कई बार क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। एलिगेशन का मतलब मिश्रण, कंपाउंड चीजें होती है उसको मिश्रण बोलते हैं। मान लीजिए इसमें पानी है, इसमें वाटर है, और वाटर के साथ मान लीजिए इसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया, क्या डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया। यदि वाटर था तो ये सिर्फ क्या था, वाटर था, और जैसे मैंने सॉल्ट डाला अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया एक सोल्यूशन। क्या बन गया, एक सोल्यूशन बन गया, वाटर प्लस सॉल्ट का, वाटर प्लस सॉल्ट का सॉल्यूशन बन गया। तो अब इसमें यदि मैं बात करूं परसेंटेज ऑफ सॉल्ट कितना है, तो वो परसेंटेज ऑफ सॉल्ट डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी मैंने इसमें डाली है। यानी मान लीजिए मैंने 20, मान लीजिए 1 kg, मान लो सिंपल लैंग्वेज में 1 kg वाटर है, 1 kg वाटर था, और इसे मान लीजिए मैंने
500 ग्राम 500 ग्राम मैंने सॉल्ट डाल दिया, तो सोल्यूशन कितना बन गया 1.5 kg का। लेकिन इसमें परसेंटेज ऑफ सॉल्ट कितना है, तो परसेंटेज ऑफ सॉल्ट किससे निकलेगा, ऊपर सॉल्ट की क्वांटिटी अपॉन में टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई विद 100, तो इसका परसेंटेज ऑफ सॉल्ट आ जाएगा। यानी सॉल्ट कितना है सॉल्यूशन में 500 ग्राम है और टोटल कितना है 1500 ग्राम है, और क्वांटिटी अपॉन होल मल्टीप्लाई 100, तो परसेंटेज ऑफ सोल्ट यहां पे निकल के आ जाता है। परसेंटेज ऑफ सोल्ट यहां से निकल के आ जाता है, परसेंटेज ऑफ सोल्ट निकल के यहां पे आ जाता है बच्चों, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे रखा है कि 100 मिलीलीटर एक सॉल्यूशन है, मान लीजिए उस सॉल्यूशन के अंदर क्या है कि मिल्क प्लस क्या है, वाटर है। अब इसके अंदर मिल्क का जो परसेंटेज है वो मान लीजिए 20% है। मिल्क कितना है 20% है, मिल्क कितना है 20% मिल्क है, और टोटल कितना है 100 ml है। अब बोला जाए कि मुझे इसमें मिल्क की क्वांटिटी को इंक्रीज करना है, मैं चाहता हूं 20% मिल्क ना हो, मिल्क हो जाए 30%, 40%, 50% मिल्क हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा, मिल्क और डालना पड़ेगा। यहाँ पे जो सोल्यूशन है मिल्क प्लस वाटर का, उसमें मिल्क और डालूंगा तभी तो इसका परसेंटेज बढ़ेगा, ना। तो ध्यान क्या रखना, थोड़ा समझने वाली बात है यहाँ पे कि जो सोल्यूशन है उसके अंदर मिल्क प्लस वाटर का एक फिक्स रेशियो है, फिक्स एक परसेंटेज है, उतना है। अब यदि मुझे मिल्क का परसेंटेज बढ़ाना है तो मिल्क और डालना पड़ेगा, और जैसे मिल्क डालूंगा तो दो बड़े चेंजेस होंगे। नंबर 1, मिल्क की क्वांटिटी सॉल्यूशन बढ़ जाएगी, और नंबर 2, सॉल्यूशन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। सॉल्यूशन पहले कुछ भी था, बाद में कुछ चेंज होकर नया क्वांटिटी बन जाएगा। तो दोनों बातें ध्यान रखनी है कि दोनों चीजों को ध्यान रखना है कि हाँ यहाँ पे मिल्क की परसेंटेज बढ़ रहा है, साधारण सॉल्यूशन को भी क्या है बढ़ाना पड़ रहा है हमें, ठीक है। और मैं चाहता हूं 20% से बढ़ के कितना हो जाए 50% हो जाए, कितना हो जाए 50% हो जाए। तो अब मुझे कितना मिल्क और डालना पड़ेगा, तो बच्चों सबसे अच्छी बात क्या है, चीज इसमें देखने वाली बात क्या है कि वाटर की क्वांटिटी, देखो परसेंटेज चेंज हो रहा है वाटर का पहले क्या था 100% सॉल्यूशन था, उसमें 20% मिल्क, तो 80% वाटर था। ये मिल्क और ये क्या था वाटर, ये तो फिक्स था पहले दे रखा है इसमें कि 20% मिल्क है तो ऑब्वियस बात है 80% वाटर होगा, और टोटल 1000 ml है। 1000 ml प्लस 20% का मतलब क्या हो गया 200 मिलीलीटर, और ये कितना था 800 मिलीलीटर। ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कुछ मिल्क और डाल दिया, और उसी की क्वांटिटी आपको बतानी है कि कितना मिल्क और इसमें हम लोग पोर करें और इसमें डालें कि मिल्क का परसेंटेज 20% से कितना हो जाए 50% हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा, और मिल्क डालना पड़ेगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या हुआ, परसेंटेज दोनों का चेंज होगा, परसेंटेज और मिल्क डालते रहेंगे, इसका परसेंटेज बढ़ता रहेगा, इसका परसेंटेज कम होता रहेगा। एक कंडीशन आएगी जब इसका परसेंटेज 50-50% हो जाएगा। लेकिन इन सब में क्या चेंज नहीं हुआ, वाटर की क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, वाटर उस सॉल्यूशन में अब भी 800 ml है, इसमें कितना ही और मिल्क डालो वाटर की क्वांटिटी थोड़ी चेंज हो रही है। तो वाटर अब भी 800 मिलीलीटर है, और बाद में भी हो जाएगा। जो न्यू सॉल्यूशन होगा उसके अंदर 100% सॉल्यूशन के अंदर 50% होगा मिल्क, और 50% क्या होगा बच्चों, इसके अंदर वाटर होगा। लेकिन वाटर तो पहले भी 800 ml था, और अब भी कितना है 800 ml ही है, क्योंकि वाटर तो मैं डाल ही नहीं रहा इसमें, ना निकाल रहा। तो वाटर अब भी कितना 800 ml है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो हमें पता है जो भी नया सॉल्यूशन है उसका वैल्यू x है, उसका 50% क्या है वाटर, दैट इज 800 ml। कैलकुलेट करेंगे, x का वैल्यू आ गया 1600 ml। कितना आ गया 1600 ml। यानी जैसे मिल्क को और डालोगे, नया जो सॉल्यूशन बनेगा, न्यू सॉल्यूशन बनेगा, उसके अंदर जो टोटल क्वांटिटी है वह 1600 ml। कितना है 1600 ml। कब हुई ऐसी, जब इसके अंदर 50% मिल्क और 50% वाटर है। तो अब देखो पहले कितना 1000 ml, अब कितना हो गया 1600 ml। 1000 ml से कितना हो गया 600 ml, तो कितना बढ़ा 600 ml बढ़ा। तो ये मेरा नया क्वांटिटी हो गया, यानी इतना मिल्क मुझे और इसमें पोर डाउन करना पड़ेगा, जिससे इसका मिल्क का जो परसेंटेज है वो 20% से 50% हो जाएगा। तो बच्चों ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। ध्यान क्या रखना है आपको, बस छोटी मोटी ध्यान रखनी है। एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला याद रखना है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसमें भी बहुत सारे बच्चे बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ रहे हैं। अरे भाई एक ही फॉर्मूला पढ़ना है,
एक ही फॉर्मूला पढ़ना है। अब आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलना है। 10 बच्चे हैं, उनकी एक एवरेज एज दे रखी है, नया टीचर आ गया, एक टीचर ऐड हो गया, उसके अंदर उसकी एवरेज एज बढ़ गई, तो हर बार 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 ये तो फॉर्मूला यूज करना है आपको। यहाँ पे नंबर ऑफ लोग बढ़ रहे हैं ना भाई, वहां पे पहले 10 बच्चे थे, टीचर आने से वो 10 के कितने हो गए, 11 हो गए, है ना। अब टीचर की यदि एज दे रखी है या फिर वेट दे रखा है व्हाटएवर, तो एवरेज का फॉर्मूला मैं तो भाई एक ही पढ़ाता हूँ और इसी फॉर्मूले सारे क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस एक ही फॉर्मूला पढ़ाता हूं हमेशा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस इतना सा फॉर्मूला रहता है ना। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस ध्यान रखना है, कई बार क्या स्पीड जो होता है वो किलोमीटर पर आवर में होता है और कई बार क्या होता है मीटर पर सेकंड में होता है। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड की तरफ जाना है तो 5/18 फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, यहां आना है तो 18/5 फ्रैक्शन से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ये थोड़ा सा ध्यान रख लो। कई बार क्या होता है इसमें क्वेश्चन आता है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट मान लीजिए बी है, यहां से कोई ट्रेवल करके यहां गया और यहां से कोई ट्रेवल करके यहां गया, तो ये एक स्पेशल सिचुएशन हो गई, एक स्पेशल कंडीशन हो गई। क्या कंडीशन हो गई, इन दोनों ही कंडीशन में डिस्टेंस इक्वल है। ए से बी गया कोई व्यक्ति, कोई ह्यूमन बीइंग, कोई मैन, और बी से वापस आ गया वो, तो दोनों कंडीशन में इसकी डिस्टेंस इक्वल है। हो सकता है कि यहाँ पे उसकी स्पीड अलग अलग हो, सपोज पहली बार में स्पीड इसकी u किलोमीटर पर आवर हो, सेकंड बार में उसकी v किलोमीटर पर आवर हो। फर्स्ट बार में कितनी हो, u किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया और v किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ गया। तो क्वेश्चन क्या है कि एक पर्सन पहले एक ए से बी गया u किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वापस आया v किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो बताओ उसका एवरेज स्पीड क्या है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यहां पे क्या हो जाएगा, 2uv अपॉन में u प्लस v। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 2uv अपॉन में u प्लस v। ये फॉर्मूला आप यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि वरना बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, लेकिन इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, किस सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो सिचुएशनल काम करती है। ट्रेन वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो ट्रेन इतनी लंबी है मान लीजिए और किसी पर्सन को पार कर रही है, इसका डिस्टेंस मान लीजिए d है, d लेंथ की ट्रेन किसी पर्सन को कवर कर रही है, तो बच्चों उस कंडीशन में डिस्टेंस कितनी है, वो d होती है। मान लीजिए x मान लो, चलो समझ जाओगे आप, वरना x लेंथ की ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस कर रही है, तो बताओ कितनी डिस्टेंस चली, जितना उसका लेंथ है, x डिस्टेंस चली। x मीटर की ट्रेन है या x किलोमीटर की, व्हाटएवर इट इज, x मीटर की ट्रेन यदि किसी पर्सन को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस कितनी चलती है, वो x मीटर की चलती है। और यदि कोई x मीटर की ट्रेन y मीटर के प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लेती है, x मीटर की ट्रेन y मीटर के प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लेती है, तो कितनी डिस्टेंस चलती है, तो बच्चों उस कंडीशन में ट्रेन चलती है x प्लस वाई डिस्टेंस। कितनी चलती है, x प्लस वाई डिस्टेंस चलती है। कितनी चलती है, x प्लस वाई डिस्टेंस। जिन बच्चों को यदि ये चीजें आती है, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है उनको तो समझ ही आ रही होगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, एक होता है रिलेटिव स्पीड, एक होता है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए दो ट्रेन है, ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन मान लीजिए बी है, कोई दो ट्रेनें हैं, एक ट्रेन मान लीजिए यहां से जा रही है इधर, और एक ट्रेन मान लीजिए इसके ये जा रही है, दूसरी ट्रेन इसके पीछे जा रही है। ऐसा कंडीशन होता है, नंबर 1। नंबर 2 क्या हो सकते हैं, ये ए और बी मान लीजिए दो जगह हैं, एक ट्रेन यहां से जा रही है और एक ट्रेन यहां से आ रही है। ठीक है, तो अब दो ट्रेन यदि सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, दो ट्रेन यदि सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो उनका रिलेटिव स्पीड जो होता है, मान लीजिए यहाँ पे एक ट्रेन x है, दूसरी ट्रेन y है। x का मान लीजिए स्पीड कितना है, मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर है, और y का स्पीड कितना, मान लीजिए 15 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, और एक ट्रेन मान लीजिए पहले निकल चुकी थी। ऐसा कुछ है कि पहले से एक ट्रेन जा चुकी थी, फिर दूसरी ट्रेन उसके पीछे भागी, तो बताओ वो डिस्टेंस कब तक उसको कवर कर ले। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें कई सारे क्वेश्चन आते हैं। देखो बच्चों, बता दूं आपको मैं, जैसे मान लीजिए एक स्टेशन है जयपुर, और वहां से एक ट्रेन निकल गई सुबह 8 बजे, उसका स्पीड था मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर, और उसके निकलने के बाद 10 बजे एक दूसरी ट्रेन वहां से निकली जयपुर से, उसका स्पीड था मान लीजिए 15 किलोमीटर पर आवर या y किलोमीटर पर आवर। तो दोनों ट्रेनें एक ही ट्रैक पे भाग रही है, एक ट्रेन आगे भाग रही है, दूसरी ट्रेन पीछे भाग रही है, और आगे वाली ट्रेन का ऑब्वियस जो स्पीड होगा ऑलवेज कम दे रखा होगा,
और जो पीछे उसके पीछे थोड़ी देर बाद रवाना हुई है उसकी स्पीड हमेशा ज्यादा देर की होगी, तभी क्वेश्चन बन पाएगा। क्योंकि यदि आगे वाली ट्रेन तेज भाग रही है तो पीछे वाली ट्रेन उसको कभी पकड़ ही नहीं पाएगी, क्वेश्चन नहीं बन रहा। तो हमेशा जो ट्रेन पहले निकल जाती है उसकी स्पीड ऑब्वियस कम होती है और बाद वाली स्पीड की स्पीड क्या होती है, कम ज्यादा होती है। यानी दोनों सेम ट्रेन भाग रही है, एक आगे दूसरी पीछे। तो बताओ ये पीछे वाली ट्रेन उस आगे वाली ट्रेन को कब पकड़ लेगी? तो उस सिचुएशन में हमें क्या देखना होता है, उस सिचुएशन में क्या देखना होता है कि जो एवरेज स्पीड जो निकलता है या इसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, वो होता है x माइनस वाई। क्या होता है बच्चों? x माइनस वाई। यानी एक ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आ रहे हैं, दूसरे ट्रेन की स्पीड y किलोमीटर पर आ रहा है, तो x माइनस वाई कर दो। और दो पॉइंट है, एक ट्रेन यहां से x किलोमीटर पर आर की स्पीड से भाग रही है, दूसरी ट्रेन यहां से भाग रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भाग रही है। तो बताओ एक दूसरे को कब वो ओवरटेक कर लेंगे? तो उस कंडीशन में स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, x प्लस वाई। अब भाई ये बातें है ना उन्हीं बच्चों को समझ में आ रही होगी जिन बच्चों ने कभी ना कभी इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करी है ना। कई बच्चों को ऊपर से जा रही होगी, क्योंकि ये चीजें जो बोल रहा हूँ मैं बहुत फटाफट बोल रहा हूँ पहली बात, और बहुत ही जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट को चेंज कर रहा हूँ, तो ये बात समझ में नहीं आ रही होगी ना। तो रिलेटिव स्पीड व्हेन डायरेक्शन इज सेम देन दोनों का डिफरेंस होगा, और रिलेटिव स्पीड व्हेन डायरेक्शन इज अपोजिट दोनों का सम होगा। चलो, वॉट इन स्ट्रीम बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करते हैं। देखो इसमें एक तो वर्ड आता है स्टिल वाटर, स्टिल वाटर। इसमें बोट का जो स्पीड होता है, स्पीड ऑफ बोट स्पीड, मान लीजिए बोट का जो स्पीड होता है उसका देखना होता है। भाई देखो इसका मतलब क्या होता है, पानी ठहरा हुआ है, यहाँ पे पानी चल नहीं रहा, पानी ठहरा हुआ है, और उसके अंदर जब आप बोट डालोगे तो बोट को चलाओगे तो उसका जो स्पीड होता है उसे बोलते हैं बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। और मान लीजिए वो बोट स्पीड कितना है, वो है x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। तो याद रखना ये हो गई स्टिल वाटर के अंदर बोट का स्पीड। दूसरा क्या होता है कि मान लीजिए पानी फ्लो कर रहा है ऐसे, पानी फ्लो कर रहा है ऐसे, पानी जा रहा है या रिवर है या लेक है वॉटेवर, मतलब कुछ भी है, यहाँ पानी फ्लो कर रहा है। और पानी फ्लो कर रहा है तो पानी फ्लो करता है उसकी भी कुछ ना कुछ स्पीड होती है, उसे बोलते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्या होती है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, या इसे बोलते हैं स्पीड ऑफ करंट, या स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट, या ओनली करंट बोल सकते हैं। ओनली क्या बोल सकते हैं? करंट बोल सकते हैं। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ करंट या ओनली करंट, तो वो स्पीड मान लीजिए कितनी है, y किलोमीटर पर आवर, है ना। कुछ ना कुछ तो होगी जरूर, कुछ ना कुछ तो जरूर होगी। पानी फ्लो कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ स्पीड जरूर होगा। तो दो चीजें आ गई, एक तो स्टिल वाटर के अंदर स्पीड ऑफ बोट, और दूसरी पानी किस में फ्लो कर रहा है, किस स्पीड में फ्लो कर रहा है, वो हो गया स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इनको बोलते हैं हम लोग। अब दो सिचुएशन बनती है, एक बनती है क्या, एक होती है डाउन स्ट्रीम, एक होती है अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, पानी मान लीजिए इस तरफ फ्लो कर रहा है और बोट वाला बंदा भी इसी में पानी में आ गया और वो भी इस तरफ चल रहा है। यानी क्या हुआ, पानी यहां फ्लो कर रहा है और बोट को मैंने इस पानी में डाला और मैंने भी यहां फ्लो करना स्टार्ट कर दिया पानी के साथ साथ। उस कंडीशन को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम कंडीशन, और डाउन स्ट्रीम स्पीड भी चेक करनी पड़ेगी हमें। दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन क्या होती है, पानी यहां फ्लो कर रहा है और एक पर्सन ने यहां पे अपनी बोट को डाला और इसके अगेंस्ट में चलना स्टार्ट किया, इसे बोलते हैं अपस्ट्रीम कंडीशन। पानी यहां बह रहा है और बंदा उसके सामने बोट चला रहा है। तो अब सोचने वाली बात है कि जब पानी के साथ साथ बोट चला रहा है तो उसका स्पीड नो डाउट क्या होगा, उसका स्पीड नो डाउट क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि उसमें बोट का स्पीड और प्लस में वाटर का स्पीड दोनों ऐड हो जाएगा, तो बहुत तेज से भागेगा। और पानी यहां चल रहा है, बोट उसके अगेंस्ट में जा रहा है, तो दोनों सबट्रैक्शन हो जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड के अंदर क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट ऐड हो जाता है और ये बन जाती है डाउन स्ट्रीम स्पीड। और अपस्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर में से स्पीड ऑफ करंट माइनस हो जाता है और ये बन जाती है अपस्ट्रीम कंडीशन। बस ये फॉर्मूले आपको याद रखने बच्चों, बाकी कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कुछ चांसेज होते हैं या बोल सकते हैं कुछ कंडीशंस होती है। पीई इसको रिप्रेजेंट करते हैं पीई से, किससे, पीई से रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, पीई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म या इसका सिंबल हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, पीई। किसी भी इवेंट के फॉर्मूले का इसका फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर्स ऑफ आउटकम्स, नंबर्स ऑफ आउटकम्स, ये होते हैं बच्चों, ये होती है प्रोबेबिलिटी। क्या होती है, प्रोबेबिलिटी। मान लीजिए सबसे छोटा सा एग्जांपल देता हूं
कि कॉइन है, कॉइन को हवा में स्पिन किया तो कॉइन के दो दो फेस होते हैं, एक होता है हेड्स, दूसरा होता है टेल्स। जब वो नीचे गिरेगा दो में से एक ही आएगा, या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा। तो उस सिचुएशन में हमें क्या समझना होता है बच्चों कि फेवरेबल आउटकम्स, मान लीजिए मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, ऑफ हेड्स, हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी, मान लीजिए मुझे हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तो उसके अंदर फॉर्मूला क्या बना, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। उस कॉइन के अंदर हेड कितनी बार है, उस कॉइन के अंदर हेड एक बार है, और टोटल कितने फेस है सर, दो फेस है। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया, एक, और टोटल कितने आउटकम्स हो गए सर, दो, एक हेड दूसरा टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स आ गई हाफ, 1/2। और आपने को पता ही है 1/2 का मतलब क्या होता है, 50% मतलब होता है। तो इसका मतलब जो कॉइन हवा में उछलेगा तो 50% चांस है कि हेड आ जाए और 50% चांस है कि टेल आ जाए। तो इस ढंग से चीजों को बच्चों ध्यान रखना है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। चलो प्रोबेबिलिटी जो बॉटम स्ट्रीम आ गया वापस से, प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी जो होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट्स होते हैं उनकी सारी प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा क्या होता है बच्चों, 1। एक ये बात याद रखनी है। दूसरी बात क्या रखनी है, प्रोबेबिलिटी का जो रेंज होता है वो 0 से बड़ा या 0 के इक्वल और 1 से छोटा या 1 के इक्वल होता है। तीसरा, कभी भी नेगेटिव प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं होती। चौथी बात क्या ध्यान रखनी है बच्चों, चौथी बात क्या ध्यान रखनी है बच्चों, कि जिनकी प्रोबेबिलिटी पीई, ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसे बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इन्हें क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, याद रखना बच्चों। और ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है उनको बोलते हैं श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, श्योर इवेंट बोलते हैं। तो ऐसे थ्योरी के क्वेश्चन आ सकते हैं कि अपने इम्पॉसिबल इवेंट एंड श्योर इवेंट को एक्सप्लेन करो। तो ऐसे इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है उन्हें बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, जिनकी 1 होती है इनका बोलते हैं श्योर इवेंट बोलते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी का छोटा सा पार्ट है। बाकी इसके क्वेश्चन आपके डाइस के आ सकते हैं, आपके इसके कार्ड्स के आ सकते हैं, तो आपको इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, अपने क्लास में डेफिनेटली पढ़ा भी होगा। पाई चार्ट, पाई चार्ट का मतलब कोई भी डेटा होता है उसको क्या है, सर्कल में रिप्रेजेंट करना, इस रंग से रिप्रेजेंट करना ताकि लुकिंग में अच्छा लगे और पढ़ने में इजी हो, उसे बोलते हैं हम लोग पाई चार्ट में डेटा को रिप्रेजेंट करना। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, उसके मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं, उसके मार्क्स की बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट वाइज हिंदी है, हिंदी में उसके मान लीजिए कितने मार्क्स आए, 150 मार्क्स आ गए। इंग्लिश के अंदर थोड़े कम कम कर लेते हैं, कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी। देखो पहले डेटा ले लेते हैं अपन लोग, बच्चे के मार्क्स है, मान लीजिए हिंदी, हिंदी में मान लीजिए उसके 8 मार्क्स है, इंग्लिश में मान लीजिए उसके 6 मार्क्स है, मैथ्स में मान लीजिए उसके 4 मार्क्स है, और मुझे इस डेटा को मान लीजिए पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना हो। तो क्या करना है, पहले एक सर्कल बना लो, आप सर्कल बना लो। अब देखो सर्कल के अंदर मुझे इनको 3 पोर्शन में सर्कल को डिवाइड करना है। एक पोर्शन हिंदी को रिप्रेजेंट करे, एक इंग्लिश को रिप्रेजेंट करे, एक मैथ्स को रिप्रेजेंट करे, है ना, ये दे रखा है। अब अब बच्चों क्या है, अब बच्चों क्या है कि हमें जब तक एंगल नहीं पता होगा सर्कल में, अब अंदर तो एंगल से बना पाऊंगा ना, तो उसे बोलते हैं सेंट्रल एंगल। तो मुझे देखना पड़ेगा हिंदी का सेंट्रल एंगल क्या होगा। तो हिंदी की जो क्वांटिटी है, हिंदी के जो मार्क्स से ऊपर आ जाएंगे, अपॉन के अंदर टोटल इनका सम कितना है सर, ये 18 आ जाएगा। ध्यान रखना, पहले फ्रैक्शन में लेके आओ। जिस भी क्वांटिटी का आपको सेंट्रल एंगल चाहिए तो उसका फ्रैक्शन फॉर्मेट क्या है, या इसका बोलो इसका पार्ट क्या है। तो पार्ट का मतलब उसकी क्वांटिटी खुद की अपॉन में टोटल क्वांटिटी। और अब इसको मल्टीप्लाई किससे कर दो, 360 डिग्री से कर दो, क्योंकि सेंट्रल एंगल, पूरा एंगल कितने डिग्री का है, 360 का है। कैलकुलेट कर लो इसको 20 टाइम, ये कितना हो गया 160 डिग्री, कितना हो गया 160। तो हिंदी कितना हो गया 160 हो गया, ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ये इनके सेंट्रल एंगल आ जाएंगे। आपको सर्कल बनाना है कंपास खोल करके, फिर एक लाइन ड्रॉ कर लो, रेडियस ड्रॉ कर लो, इसको रेडियस बोलते हैं, इस लाइन को रेडियस है, सेंटर से जो सर्कमफ्रेंस तक जो लाइन आती है रेडियस है। अब उस पे क्या बनाओ, पहले 160 डिग्री एंगल बना दो, 160 अप्रोक्सीमेटली यहां पे आएगा, और इसको बोल दो ये हिंदी है, ठीक है। दूसरा, इसी के ऊपर 120 डिग्री एंगल बना दो, लगभग यहां मान लीजिएगा 120 डिग्री, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये इंग्लिश हो जाएगा, और ये बचा हुआ क्या हो जाएगा, मैथ्स हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन बहुत ही आसान सा है, बहुत ही इजी से इसको कर सकते हैं। सेंट्रल एंगल का ध्यान रखना है, और ये वाली बात ध्यान रखनी है, सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने का तरीका कि पार्ट या क्वांटिटी अपॉन में होल या होल क्वांटिटी, और मल्टीप्लाई 360 डिग्री। क्लियर है, चलो बच्चों।
ये अर्थमेटिक पूरी होगी। यहां से हम लोग एलजेब्रा पढ़ते हैं, एलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, एलजेब्रा के क्वेश्चंस थोड़े से आते ही हैं। ये कुछ आइडेंटिटीज याद रख लो बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता ही होगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर और 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर a का स्क्वायर 2 माइनस 2ab और b का स्क्वायर, वन टाइम इन प्लस वन टाइम इन माइनस, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, x प्लस a x प्लस b। देखो इसमें ये हटा दो, ये वाली फालतू चीजें नहीं पढ़नी, एक ही आइडेंटिटी पढ़ो, x प्लस ए एक्स प्लस बी, इसका मतलब पहले पहले हो जाएगा x का स्क्वायर, फिर a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर बाहर x और ab। अब बच्चों इसमें देखो कहीं प्लस आए कहीं माइनस, तो अलग अलग क्यों याद रखनी है, सीधा इस प्लस माइनस को आप उसी के साथ लगा देना। यदि यहाँ पे a माइनस का है ना तो a को अलग ब्रैकेट में बंद करके माइनस लगा देना, कैलकुलेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, माइनस है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, साथ साथ में थोड़ा सा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये फॉर्मूला बन जाता है a क्यूब बी क्यूब 3a का स्क्वायर b और 3ab का स्क्वायर। इसी ढंग से a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस में 3ab का स्क्वायर, यानी मैंने क्या किया, इस 3ab को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलो अब इसके अलावा a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी a का स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी याद रखें। a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर a का स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस में b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी याद रखें। साथ में आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर याद रखें, a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca। कई बार क्या इस सब में कॉमन ले लेता है वो, है ना, कॉमन लेके भी आप याद रख लें, 2 कॉमन ले लें, यहाँ पे आ गया ए बी बी सी और सी ए। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बार इससे क्वेश्चन आते थे, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कई बार क्या होता है, इसको ऐड कर देता है, ये ए का ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको ऐड करता है तो आ जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। कई बार क्या करता है, इन दोनों फॉर्मूले को, इन दोनों आइडेंटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर देता है, सब्ट्रैक्ट करते क्या आ जाता है 4ab, इसका आंसर आ जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी। देखता है कि पेज है क्या हमारे पास खाली। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3c क्यूब माइनस 3abc, उसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस में ab माइनस में bc और माइनस में ca। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये फॉर्मूला भी होता है। इसके अलावा कई बार इसमें इफ कंडीशन आती है कि यदि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो किसी क्वेश्चन में, यदि ये 0 है तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग पूरा 0, तो फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू हो जाएगा 3abc। ये छोटे क्वेश्चन में क्वेश्चन आ सकता है, आइडेंटिटी आ सकती है, आपको इसका ध्यान रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। कुछ कंडीशंस भी ध्यान रखनी है, x 1 प्लस एक्स का वैल्यू सपोज के दे रखा है और आपसे पूछ लें कि बताओ x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर का वैल्यू बताओ। देखिए स्क्वायर तक पहुंचना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो बच्चों। तो स्क्वायर करोगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और इधर क्या हो जाएगा k का स्क्वायर। x x कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इधर प्लस में इधर माइनस में चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू k स्क्वायर माइनस 2। ये फॉर्मूला बन गया। इसी ढंग से यदि यहाँ पे माइनस आ जाए तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस, प्लस माइनस का प्लस लग जाएगा। कई बार क्यूब कहा जाता है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू k दे रखा है, x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का वैल्यू बताओ, तो k क्यूब माइनस 3k। कैलकुलेट करने के बाद क्यूब का फॉर्मूला दोनों तरफ लगा देना, क्यूबिंग बोथ साइड। तो इस ढंग से कोई भी क्वेश्चन आए, आपको बेसिक फॉर्मूले पता है तो आप आराम से कर सकते हैं। बहुत सारी बार क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते ही मिलते हैं बच्चों ना, बहुत सारी बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे, x 1 में x का वैल्यू 3 दे रखा है, आपसे पूछ लेंगे बताओ ये वाला वैल्यू बताओ, तो आपको क्या करना है, क्यूबिंग बोथ साइड करना है, क्यूब करते हुए चलो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, कई बार क्या x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू मान लीजिए दे दिया 2 और बोला x की वैल्यू 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 5 तक बताओ, तो क्या करना है, एक बार इसका स्क्वायर करो, एक बार इसका स्क्वायर करो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स का वैल्यू हो जाएगा। एक बार इसका क्यूब करो तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी एक्स क्यूब 1 अपॉन एक्स क्यूब का वैल्यू आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो,
तो क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 5 बन रही है, ये इससे मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 5 बन रही है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है कि डायरेक्ट तो से कोई फॉर्मूला नहीं है, पावर 5 कोई फॉर्मूला नहीं है, पावर 4 का भी कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो आपको वहां पे स्क्वायर का फॉर्मूला 2 बार लगाना होता है, स्क्वायर का फॉर्मूला 2 बार लगाना होता है। और पावर पावर 5 लाना है तो एक बार पहले स्क्वायर करो, एक बार क्यूब करो। स्क्वायर करना क्यूब करना मैंने सिखा दिया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। आइडेंटिटीज याद रखनी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, a प्लस बी का जो वैल्यू है b प्लस a का वैल्यू होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू a, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको पता ही है, ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है तो ब्रैकेट के सारे नंबरों से मल्टीप्लाई होता ही होता है, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये एडिशन का है, ये मल्टीप्लिकेशन का है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये डिस्ट्रीब्यूट होकर अंदर के सारे नंबरों से मल्टीप्लाई, तो पता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, कहीं पे लिखा हुआ है 5 तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/5, ये वर्ड ध्यान रखें बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। एडिटिव आइडेंटिटी, इसका थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है कि एडिटिव आइडेंटिटीज क्या होती है, तो वो प्रॉपर्टी सिर्फ 0 में होती है, 0 को किसी नंबर में ऐड करो सेम नंबर रिपीट होता है। इसी ढंग से एक प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज, वो होता है 1 के अंदर, 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो हमेशा 1 ही रिप्रेजेंट होता, सेम नंबर रिप्रेजेंट होता है। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का मतलब मैं बोलूं, बताओ 3 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो 3 में ऐसा क्या ऐड करें कि 0 बन जाए, उसे बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। तो ऑब्वियस बात है 3 में क्या ऐड करना पड़ेगा, माइनस का 3 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो बच्चों ये बात हो गई हमारी। मेंसुरेशन की बात करते हैं, तो मेंसुरेशन बच्चों फिगर्स को ध्यान रखना है, पहले 2D फिगर्स की बात कर लेते हैं। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में L इंटू बी एरिया होता है, और पेरीमीटर इसका हो गया 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, और इसमें एक डायगोनल और होता है, डायगोनल का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर L का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर। ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ बेस इंटू वाइड, और पेरीमीटर का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल साइड्स होता है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना। और साथ साथ में यदि ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो √3/4 a स्क्वायर इसका इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला हो गया। कई बार इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट पूछ लेते हैं, तो √3/2a ये इसका हाइट का फॉर्मूला है। कई बार आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला चाहिए, तो वो फॉर्मूला होता है b/4 रूट के अंदर 4a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पे a क्या है, जो इक्वल साइड है वो a है, और b क्या है, जो डिफरेंट साइड है वो b है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एक हीरोन्स फॉर्मूला और याद रख लें बच्चों, कौन सा याद रख लें, हीरोन्स फॉर्मूला। कई बार हीरोन्स फॉर्मूला पूछ लेते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला क्या है कि एक ऐसा ट्राइंगल दे रखो जिसकी तीनों साइड अलग अलग हो, यानी स्केलेन ट्राइंगल हो, तो उस कंडीशन में हीरोन्स फॉर्मूला लगा, तो पहले s निकाल लो, s स्टैंड्स फॉर सेमी पेरीमीटर, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ये सेमी पेरीमीटर निकल गया। अब इसके अंदर हीरोन्स फॉर्मूला एरिया का फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर s, s माइनस में a, s माइनस में b और s माइनस में c। अब यदि आपका स्क्वायर वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर है तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, वरना आंसर आएगा ही नहीं। ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई विद हाइट। ए बी क्या है, पैरेलल साइड है, ट्रेपेजियम ऐसा ही तो होता है, जो पैरेलल साइड है उसको ए और बी ले लो और इसको बोलते हैं हाइट। ये इसका एरिया का फॉर्मूला, और पेरीमीटर सारी साइड्स का ऐड होता है, कोई दिक्कत नहीं है। पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट होता है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। सर्कल में पाई आर स्क्वायर होता है। देखो सर्कल है, इसमें पाई आर स्क्वायर एरिया का फॉर्मूला दिखा के अपने पास जगह है क्या, हाँ, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और यदि सेमी सर्कल हो, सेमी सर्कल में एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसी ढंग से सर्कल का जो पेरीमीटर सर्कमफेरेंस होती है वो 2 पाई आर होती है, लेकिन यदि सेमी पेरीमीटर है तो पाई आर प्लस में 2r होती है। याद रखना, भूलना नहीं है बच्चों, बिल्कुल भूलना नहीं है। सर्कल के अंदर बच्चों एक सेक्टर बनता है, यदि इसे रेडियस डाल दो तो रेडियस डालने से ये पोर्शन को बोलते हैं सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई विद पाई आर स्क्वायर होती है। क्या होता है, थीटा, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है थीटा, ये इसको एंगल बोलते हैं, एंगल को थीटा बोलते हैं। थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, इसे बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। ये माइनर वाले का है, कोई मेजर वाले का पूछ ले तो पहले माइनर वाले का निकाल लो और फिर पूरे सर्कल में से माइनस कर दो इसको, तो मेजर वाला बच जाएगा। एक बार होता है सेगमेंट, यदि ऐसे कोड डाल दो आप तो इसको बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं, सेगमेंट। इसे सेक्टर बोलते हैं, रेडियस से बनता है, ये कोड से बनता है। ये भी सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट है, छोटा सेगमेंट है, बड़ा सेगमेंट है। सेगमेंट में एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई विद पाई आर स्क्वायर माइनस में हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा। साइन थीटा के आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन यदि यहाँ पे जो एंगल बनेगा तो आपको कुछ वैल्यू याद रखनी है। साइन 30 का वैल्यू याद रख लो, 1/2 साइन 30 है। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, और साइन 60 का वैल्यू याद रख लो
√3/2 और sin 90 का वैल्यू याद रख लो हाफ। ये बच्चों वैल्यू है, ये बच्चों वैल्यू है। sin 30 हाफ है, sin 45 1/√2 है, sin 60 √3/2 है, sin 90 हाफ है। क्योंकि आपको साइन वाइन ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, अभी नहीं पढ़ना आपको, लेकिन यहाँ पे जो एंगल दे रखा हो, क्वेश्चन में जो एंगल दे रखा हो उसको देखना, एंगल 30 डिग्री दे रखा है तो sin 30 की जगह यूज कर देना हाफ, और यदि एंगल 60 डिग्री दे रखा है तो sin 30 दे √3/2 यूज कर लेना। चलो ये हो गया। अब ये रह गए क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के अंदर लिटरल सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया से सीएस से बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सीएस से। ये टी से टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम हो गया। ठीक है, क्यूबॉइड के अंदर क्या होता है, 2h ब्रैकेट में l + p, टोटल सरफेस एरिया 2lb bh होता है, वॉल्यूम l × b × h होता है। इसमें डायगोनल होता है रूट के अंदर l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, बोलते हैं डायगोनल, डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, लॉन्गेस्ट कोड इन अ रूम वो इसी से निकलती है। क्यूब के अंदर क्या होता है, 4a² इसका cs है, 6a² इसका ts है, और वॉल्यूम हो गया a³ और डायगोनल हो गया √3 मल्टीप्लाई विद द साइड, √3 मल्टीप्लाई विद द साइड। राइट प्रिज्म, ये प्रिज्म आपने पढ़ा ही नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, बट प्रिज्म का फॉर्मूला याद रखिए, पेरीमीटर ऑफ द बेस, बेस का पेरीमीटर निकालिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए हाइट से, तो क्या मिल जाएगा, इसका कवर्ड सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो कवर्ड सरफेस एरिया लिटरल सरफेस एरिया में मल्टीप्लाई किससे कर दो, 2 बेस एरिया, 2 एरिया बेस एरिया, एरिया ऑफ वन एंड का निकाल लो, और वॉल्यूम का मतलब होगा बेस का एरिया निकालो, इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। बेस का एरिया निकाल के हाइट से मल्टीप्लाई करने से 3D फिगर का वॉल्यूम निकल जाता है। बेस का एरिया निकालिए, हाइट से मल्टीप्लाई करिए, 3D फिगर का वॉल्यूम निकल जाता है, और बेस का सर्कमफेरेंस निकालिए, हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कवर्ड सरफेस एरिया निकल जाता है। सिंपल सी बात है। सिलेंडर के लिए 2πrh इसका cs है, 2πr में h + r इसका ts है, और πr² h क्या हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया। राइट, पिरामिड के अंदर हाफ, इसके अंदर हाफ बेस पेरीमीटर और स्लैंट हाइट। पिरामिड थोड़ा सा ऐसा होता है, और प्रिज्म क्या होता है, जैसा ऊपर से वैसा ही नीचे से होता है, उसे प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसका लिटरल सरफेस एरिया और नीचे का एक ही एरिया, क्योंकि बेस तो इसमें एक ही बन रहा है, क्योंकि ऊपर से तीखा होता है बेस नहीं बनता, और इसका वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई विद द हाइट। राइट सर्कुलर कॉन, कॉन क्या होता है, कॉन ऐसा जोकर की टोपी जैसा होता है, इसे कॉन बोलते हैं। कॉन का cs है πrl, l स्टैंड्स फॉर स्लैंट हाइट, इसका πr ब्रैकेट में l + r, वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 πr² h, यानी जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का उसका 1/3 होता है ये। स्फीयर के अंदर क्या होता है, जो इसका ये 3πr² था स्फीयर के अंदर। अच्छा, स्फीयर के अंदर एक ही होता है, ध्यान रखना, स्फीयर के अंदर cs से t से अलग अलग नहीं होता, तो 4πr² और वही 4πr, यदि cs से लिखा हुआ है तो भी 4πr² फॉर्मूला यूज करना है, ts से लिखा है 4πr² फॉर्मूला यूज करना है, और इसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³ होता है। हेमिस्फीयर में 2πr² इसका cs है, ts है इसका 3πr², और वॉल्यूम क्या होता है 2/3 πr³। ये सारे फॉर्मूले बच्चों आपने बहुत पढ़ रखे होंगे, थोड़ी सी रिवीजन हमने शॉर्ट में कर लिया और कुछ भी नहीं है। ज्योमेट्री हमारा लास्ट पोर्शन बचा है, बस ये फटाफट रिवीजन करते हैं। बेसिक बातें आपको आती होगी, मैं इसमें टाइम नहीं खराब करूंगा। लाइन लाइन सेगमेंट ये वो चीजें जो मेन काम की चीजें बता देता हूं मैं आपको। ये बेसिक बातें आपको पता ही है, ट्रायंगल में क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता। ट्रायंगल के टाइप देख लो, साइड के बेस पे इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलन, और एंगल के बेस पे एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूस। इसमें सारी साइड इक्वल, इसमें 2 साइड इक्वल, कोई साइड इक्वल नहीं है। इसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री से क्या होंगे, छोटे होंगे, छोटे एंगल होंगे सारे। इसमें एक एंगल 90 डिग्री, इसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। ये हम पढ़ा चुका मैं आप लोगों को। पाइथागोरस थ्योरम जरूर से याद रखें, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, 90 के सामने वाले साइड का हमेशा हाइपोटेनियस होता है, और किसी एक साइड को बेस और एक को एल्टीट्यूड या हाइट बोल दो, इसको क्या बोल दो, हाइट बोल दो। तो ये हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया h, ये हमारा b, और ये हमारा हो गया p। इसको परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड या हाइट कुछ बोलो, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, h का स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये क्या होता है, ये बच्चों होता है पाइथागोरस थ्योरम। क्या काम आती है, यदि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइड दे रखे, थर्ड साइड निकालने का काम आती है हमेशा पाइथागोरस थ्योरम। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट बता चुका आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सारों के फॉर्मूले लेके पढ़ा चुका मैं आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन सेंटर, डायरेक्ट इसको एक्सप्लेन करने के लिए आया था कि इन सेंटर क्या होता है, एक्सप्लेन करके बताओ। तो एक ऐसा ट्राइंगल ले लो, कोई भी ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मुझे इसमें इन सेंटर निकालना हो, इन सेंटर निकालना हो, तो इसके एंगल्स, ये एंगल है, इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो। एंगल बाइसेक्टर
क्या ड्रॉ करो, इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ करो, इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो। उसे सारों का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो बच्चों। ठीक है, इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, इसका भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, और इसका भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। ये जो पॉइंट मिलता है इसे बोलते हैं इन सेंटर। इसे क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन सेंटर। इन सेंटर कैसे मिलता है, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का एंगल बाइसेक्टर यानी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो, जिस पॉइंट मिले उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इन सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे इन सेंटर बोलते हैं। और इस सेंटर पे यदि यहां कंपास रख करके एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो इसे क्या बोलते हैं, इन सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इन सर्कल। तो इन सेंटर क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें और वो एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट मिलता है वो इन सेंटर पॉइंट हो जाता है। इन सेंटर पॉइंट, ये इन सेंटर हो गया, मतलब इन सेंटर हमारा। ठीक है, तो बच्चों याद रखना आप लोगों को। तो एक होता है सरकम सेंटर, एक ट्राइंगल लो और इसकी जो तीनों साइड्स हैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करो। ध्यान रखना, कुछ भी ध्यान नहीं रखना, सीधा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना आता होगा आपको किसी भी लाइन के ऊपर। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचते हैं, कंपास को आधे से ज्यादा खोलो, एक आर्क ऊपर लगाओ, एक नीचे लगाओ, है ना, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर यहां से एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, ऐसे यहां पे रखा एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, यहां से रखा एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, जहां पे कट करे इन दोनों को मिला दो तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये दो काम करती है, ये एक तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाती है, दूसरा इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो कोई भी ट्राइंगल उठाओ, इसमें इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो, ये तीनों जिस पॉइंट मिलते हैं उसे बोलते हैं सरकम सेंटर। क्या बोलते हैं बच्चों, सरकम सेंटर नाम होता है इसका। ठीक है, अब यहां पे कंपास रख करके इतना खोल लो और इधर घुमा दो पूरा, इसे बोलते हैं हम लोग सरकम सर्कल। क्या बोलते हैं इसको, सरकम सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरकम सर्कल। आगे चलते हैं, अगला होता है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, एक कंपास एक ट्राइंगल लो और इसके वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। हमने नहीं देखना कि आगे जाकर के कितना इक्वल डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा, आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। करना क्या है, आपको तीनों वर्टेक्स से सिर्फ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तीनों वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और वो तीनों परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे मिलते हैं ना उसे बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्थो सेंटर। याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, बना के दिखा देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक वर्ड होता है सेंट्रॉइड। क्या होता है, सेंट्रॉइड, या इसका नाम होता है ग्रेविटेशनल सेंटर, या ऐसे बोलते हैं ओनली सेंटर। तीन नाम होते हैं इसके, सेंट्रॉइड, ग्रेविटेशनल सेंटर या ओनली सेंटर। क्या होता है ये, आप एक कोई भी ट्राइंगल लो, उसके अंदर ड्रॉ करो मीडियन। मीडियन, ये नाम पता होगा, मीडियन किसी भी ट्राइंगल में एक ऐसी लाइन होती है जो दो काम करती है। एक तो इस वर्टेक्स लाइन डालोगे तो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी और पूरे ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करती है, मीडियन। तो आपने क्या करना है, यहां से मीडियन ड्रॉ करनी है, यहां से मीडियन ड्रॉ करनी है, यहां से मीडियन ड्रॉ करनी है, जो इनका सेंटर पॉइंट आएगा दिस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, ग्रेविटेशनल सेंटर या ओनली सेंटर वर्ड बोलते हैं। तो ये चार तरह के सेंटर आपको ध्यान रखना है बच्चों, भूलना नहीं है इन चीजों को। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, ऐसे फिगर जो शेप एंड साइज में इक्वल हो। जैसे माय हैंड, ये मेरा हाथ, इस हाथ का कॉन्ग्रुएंट फिगर है, क्योंकि यदि मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो पूरा पूरा इसको ओवरलैप कर रहा है, यानी ये दोनों फिगर कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर कौन से होते हैं, जिनकी शेप एंड साइज इक्वल होती है, जिनकी शेप भी इक्वल हो और साइज भी इक्वल हो। ठीक है, अब इनको हम लोग कैसे दिखाएं, तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है बच्चों। देखो, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है, ओनली ये सिंबल बनाए, ये सिमिलरिटी का सिंबल है, ये इक्वल्स टू है, यदि दोनों को मिक्स कर दें तो ये बन जाता है कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल। अब कॉन्ग्रुएंसी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, ध्यान क्या रखना है, वो क्राइटेरियाज कौन होते हैं, ट्रिपलस क्राइटेरिया। यानी यदि दोनों ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल है, इसकी तीनों साइड इसकी तीनों इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय द क्राइटेरिया ऑफ ट्रिपलस। दूसरा, साइड एंगल साइड, इस ट्राइंगल की ये साइड, ये बीच वाला एंगल ये साइड, इस ट्राइंगल की ये साइड, बीच वाला एंगल ये साइड। देखो, साइड एंगल साइड जैसा नाम है ऐसा होना चाहिए, दो साइड बीच वाला एंगल, दो साइड बीच वाला एंगल, यदि ये इक्वल है तो उसे बोलते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तीसरा होता है एंगल साइड एंगल, एंगल बीच वाले साइड फिर एंगल, एंगल बीच वाले साइड फिर एंगल,
तो उन्हें बोलते हैं एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, तीसरा क्राइटेरिया। चौथा एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया। देखिए दो नाम बराबर एंगल है तो एंगल एंगल फिर साइड होनी चाहिए, एंगल एंगल फिर साइड होनी चाहिए, तो ये कंडीशन बोलते हैं एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया। और चौथा होता है, पांचवा होता है आरएचएस, राइट हाइपोटेनियस साइड, यानी दोनों में एक तो राइट एंगल होना चाहिए, दूसरा इसकी हाइपोटेनियस। क्या होता है हाइपोटेनियस? 90 डिग्री है, सामने वाली साइड का हाइपोटेनियस नाम होता है। तो इसके सामने वाली साइड ये वाली है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होनी चाहिए, इसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। अब बच की ये और ये, इन दोनों में से कोई भी एक साइड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आरएचएस क्या है? एक एंगल 90 डिग्री, 90 के सामने साइड इक्वल होनी चाहिए, और फिर जो रिमेनिंग दो साइड बच गई उनमें से कोई भी एक साइड इक्वल हो, तो आरएचएस राइट हाइपोटेनियस साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगली बात आती है सिमिलर। सिमिलर फिगर कौन से होते हैं? जिनकी शेप तो एक जैसी हो, साइज अलग अलग हो, चलेगा। आप लोग कभी भी फोटो खिंचवाने स्टूडियो में गए होंगे तो फोटो वाला क्या करता है, एक बड़ी सी फोटो देता है और साथ में कुछ छोटे छोटे फोटो देता है, तो वो क्या है? वो सिमिलर फोटोग्राफ्स हैं। वो शेप दोनों सबका अलग अलग हो सकता है, सॉरी साइज अलग अलग हो सकता है, लेकिन शेप जैसा है, उनका डायमेंशन एक जैसा उसने रखा है, उसका रेशियो एकदम सेम रखा है। तो ऐसे फिगर जिनका शेप तो एक जैसा हो लेकिन साइज अलग अलग हो, उन्हें बोलते हैं सिमिलर फिगर। इसमें भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं। सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं? ऐसे फिगर्स होते हैं जिनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होते हैं, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो, जरूरी नहीं हो तो चलेगा, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। दो बातें याद रखनी है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना ही होना चाहिए, और रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तब क्या बोलते हैं उसे? हम लोग सिमिलर फिगर बोलते हैं। इसके अंदर डबल ए क्राइटेरिया, यदि एक ट्राइंगल के दो एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल के इक्वल हैं तो डबल ए क्राइटेरिया सिमिलर हो गया। अच्छा, डबल ए क्राइटेरिया को मैं ट्रिपल ए क्राइटेरिया बोल सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक ही तो बात है। क्योंकि यदि दो ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल है, मान लीजिए इन दोनों इक्वल है, तो थर्ड वाला इक्वल होना ही है एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, अगली बात साइड एंगल साइड। इस साइड का मान लीजिए एक साइड का रेशियो, इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो इक्वल हो, और इस एंगल का ये एंगल का वैल्यू इक्वल हो, और इस साइड का रेशियो इक्वल हो। मान लीजिए इन साइड का रेशियो 1/2 हो, एंगल 60 डिग्री हो, 1/2 हो, तो साइड का रेशियो इक्वल है और साथ में एक एंगल इक्वल है, इसे बोलते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अगला ट्रिपल एस क्राइटेरिया, तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो। देखो साइड का वैल्यू इक्वल होना जरूरी नहीं है, इनका वैल्यू 1:3, 1:3, 1/3 ऐसा हो, तो इस कंडीशन पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है बाय द यूज ऑफ ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ठीक है, पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? एक ऐसा फिगर जिसमें एटलीस्ट 3 साइड हो, कम से कम 3 साइड होनी जरूरी है, उसे पॉलीगन बोलते हैं। तो सबसे छोटा पॉलीगन, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटा, हेक्सा, हेप्टागोन, डेको, बहुत सारे होते हैं, हमें ध्यान रखना है बच्चों। इसमें क्या है? पहला होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन। फॉर्मूला क्या होता है? n-2 × 180। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बार क्वेश्चन आए हैं कि n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ साइड्स, तो n-2 × 180 सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। दूसरा नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक बार फॉर्मूला पूछ लेते हैं। किसी भी मान लीजिए पॉलीगन है, उसमें डायगोनल कितने ड्रॉ कर सकते हैं? जिसमें 2 ड्रॉ कर सकते हैं, किसी में 3, किसी में 10, 50, 100। तो फॉर्मूला होता है n-3/2, n-3 होल डिवाइड बाय 2। ये है कि किसी भी पॉलीगन में हाउ मेनी डायगोनल कैन बी ड्रॉ, तो फॉर्मूला इज दिस वन। मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। अब बोल रहे हैं कि भाई ये तो निकाल लिया सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। फॉर्मूला क्या बन गया? n-2 मल्टीप्लाई 180 बन गया। अब यदि मुझे हर एक एंगल निकालना हो तो हर एक एंगल तभी निकलेगा जब सारे एंगल इक्वल होंगे, और एक ऐसा पॉलीगन जिसके सारे एंगल इक्वल हो, जिसकी सारी साइड इक्वल हो, उसका नाम होता है रेगुलर पॉलीगन। तो फॉर्मूला क्या है? द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर n साइड पॉलीगन। तो फॉर्मूला हो गया, ये जो फॉर्मूला है देखो n-2 × 180, ये फॉर्मूला ऊपर वाला सेम ही है, उसको n से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? n से डिवाइड कर दो। अब बात करें मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर। अच्छा, पहली बात तो किसी भी पॉलीगन के जिस ढंग से इंटीरियर एंगल का सम निकलता है n-2 × 180 से, उसी ढंग से एक्सटीरियर एंगल का भी सम होता है, और उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल कोई भी पॉलीगन हो, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टा, ऑक्टागन, डेका, कोई भी हो, उन सब का सम होता है 360 डिग्री होता है। लेकिन ईच एंगल निकालना हो, हर एक एंगल निकालना हो, तो 360 में डिवाइड किससे कर दो? n से डिवाइड कर दो। तो ये फॉर्मूला बन गया each measure of the exterior angle of the regular n sided polygon, तो 360 डिवाइड बाय n, तो ये हर एक एंगल निकल जाएगा बाहर वाला। ये देखो पेंटागन, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, आपको पता ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
देखो बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल पता होनी चाहिए। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है फोर साइडेड क्लोज फिगर, जिसमें चार वर्टेक्स, चार साइड क्लोज फिगर हो और सारे एंगल का सम कितना डिग्री हो, 360 डिग्री। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लो। देखो क्वाड्रिलेटरल सिंपल सा मतलब एक ऐसा फिगर जिसमें फोर साइड हो और इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री हो और क्लोज फिगर हो। अब इसके अंदर थोड़ी सी क्वालिटी डाल दे तो ट्रेपेजियम बन जाता है। ट्रेपेजियम में क्या होता है, जिसमें वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल, एक साइड का पेयर पैरेलल होना चाहिए। जैसे ही पेयर पैरेलल होगा उसे बोला जाएगा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के बाद एक स्पेशल काइंड ऑफ ट्रेपेजियम होता है, उसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का मतलब होता है बच्चों, जो इसकी नॉन पैरेलल साइड्स हैं, नॉन पैरेलल साइड्स शुड बी इक्वल। यदि किसी भी ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड इक्वल है तो उसका नाम हो गया आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। पैरेललोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेललोग्राम क्या होता है, एक ऐसा फिगर, एक ऐसा फिगर जिसकी अपोजिट साइड इक्वल हो। नंबर 1 याद रखना, अपोजिट साइड इक्वल। नंबर 2, अपोजिट एंगल इक्वल। नंबर 3, डायगोनल्स bisect each other. Number 4, diagonals divide opposite angle in two equal parts. ठीक है, और डायगोनल्स का रेशियो भी इसमें इक्वल होता है। तो पैरेललोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। कई बार क्वेश्चन आते हैं एडजेसेंट एंगल का, कि भाई एडजेसेंट एंगल क्या होता है, ए बी सी और डी। ए का एडजेसेंट कौन है, बी है और डी है। बी का कौन है, ए और सी है। और पैरेललोग्राम में हो, रेक्टेंगल में हो, रोमबस में हो और इसमें स्क्वायर में हो, एडजेसेंट एंगल का हमेशा 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं रोमबस क्या होता है। एक रोमबस एक ऐसा फिगर होता है जिसकी सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है और उसमें डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। देखो पैरेललोग्राम में और रोमबस में एंगल जो डायगोनल होते हैं उनका लेंथ इक्वल नहीं होता, उनका लेंथ अलग अलग होता है, इक्वल नहीं होता, ध्यान रखना। इसमें डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, इसमें नहीं काटते। ठीक है, याद रखना, बिल्कुल भूलना नहीं है। अब रोमबस का एक एरिया का फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, तो एरिया का फॉर्मूला पढ़ लो, 1/2 d1 इंटू d2, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोमबस का। ठीक है, रेक्टेंगल अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ईच एंगल इज 90 डिग्री। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं लेकिन 90 डिग्री बाइसेक्ट नहीं करते। अब जितनी प्रॉपर्टी पड़ी वो सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में होती है। कौन कौन सी, स्क्वायर, फोर साइडेड क्लोज फिगर है, यस। अपोजिट साइड इक्वल है, यस। अपोजिट एंगल इक्वल है, यस। सारे एंगल 90 डिग्री, यस। डायगोनल बाइसेक्ट, यस। डायगोनल एंगल 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं, यस बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल लेंथ इक्वल होता है, यस इक्वल होता है। तो सारी प्रॉपर्टी किस में होती है, स्क्वायर के अंदर होती है। बच्चों ये सारी प्रॉपर्टी पढ़नी है, सारी प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ध्यान रखी होगी तो ज्योमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही बना दोगे। चलो सर्कल ये हमारा लास्ट रहेगा, उसके बाद हमारा हो गया काम पूरा। चलो सर्कल क्या है बच्चों, ये सर्कल होता है, सर्कल में इसको डायमीटर, रेडियस और सेंटर, इसके अलावा बहुत सारी चीजें याद रख लो। इसे बोलते हैं टेंजेंट। क्या होता है टेंजेंट, जो सर्कल को टच करके निकले एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे, और जो पॉइंट पे टच करके निकले उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट याद रखो। एक ऐसी लाइन जो सर्कल के अंदर अंदर रहे उसे बोलते हैं कोड, और कोड से जो पोर्शन अलग हो जाता है, इधर वाला इधर वाला, इसको बोलते हैं सेगमेंट। थोड़ी देर पहले मैंने इसका फॉर्मूला बताया था, आपको यदि फॉर्मूला याद है, क्या बताया था, थीटा अपॉन एरिया का फॉर्मूला, थीटा मतलब 360 पाई आर स्क्वायर माइनस में हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये इसके सेगमेंट का फॉर्मूला था, एरिया निकालने का तरीका। ठीक है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल के अंदर से निकल जाए, पार निकल जाए, आर पार निकल जाए, उसे बोलते हैं सिकेंट। क्या बोलते हैं, सिकेंट। और सर्कल की बाउंड्री का छोटा सा पार्ट या पूरा पार्ट आर्क। ठीक है, ये आर्क ही तो है, आर्क बोलते हैं ना, पूरे को आर्क बोलते हैं। ये वाली लाइन डायमीटर है, सेंटर है। अब यदि दो रेडियस से डाल दो तो रेडियस के बीच वाला जो पोर्शन उसे बोलते हैं सेक्टर। इसका एरिया का फॉर्मूला अभी आपको बताया, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखो इसमें ना सर्कल में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। सर्कल में क्या होता है, देखो प्रॉपर्टी याद रखो, सर्कल के अंदर कहीं भी दो पॉइंट लगाए मैंने, ए और बी। अब इससे इन दोनों पॉइंट्स को देखिए, ये एक बन गया आर्क, इस आर्क को मैं रिमेनिंग सेगमेंट में कहीं मिला दूं। एक मिनट रुकिएगा, रिमेनिंग सेगमेंट में कहीं मिला दूं, यहां मिला दूं, रुकना पड़ेगा भाई एक बार, क्या हो रहा है। हाँ, इसको मैं एक बार यहां मिला दूं, इसको मैं यहां मिला दूं, चाहे इसको मैं यहां मिला दूं, चाहे मैं इसको यहां मिला दूं, सारे के सारे जो एंगल होते हैं
वो हमेशा इक्वल होते हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी याद रखो बच्चों। नंबर 2 प्रॉपर्टी, यदि किसी सर्कल के अंदर मैंने ये आर्क वाले पोर्शन को एक बार मैंने यहां कहीं मिला यार, एक बार सेंटर पे मिला दिया, किस मिला दिया, सेंटर पे मिला दिया, तो यहां एंगल x बन रहा है, तो यहां बनेगा 2x, यानी रिमेनिंग आर्क वाला एंगल सेंट्रल एंगल का हाफ होता है, या सेंट्रल एंगल रिमेनिंग जो सेंट्रल एंगल है रिमेनिंग सेगमेंट के एंगल का डबल होता है, याद रखना। तीसरी चीज याद रखनी बच्चों कि यदि किसी सर्कल के अंदर इसका जो डायमीटर होता है, ये जो डायमीटर होता है, इसको कहीं भी मिला दो, इधर मिला दो, चाहे इधर मिला दो, चाहे नीचे कहीं मिला दो, चाहे यहां कहीं मिला दो, ये सारे एंगल ऑलवेज डायमीटर के एंड पॉइंट से जो एंगल बनते हैं वो ऑलवेज कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं बच्चों। कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ये बात आपको भूलनी नहीं बच्चों। देखो सर्कल है, सर्कल के अंदर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल मैंने बना दिया, इसका नाम दिया ABCD, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्सेस, 4 वर्टेक्सेस आर लाई ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल, लाई ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर लाई कर रही है, ऑन द सर्कल है ये, तो इसका नाम हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और खास बात क्या होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, इसके अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अपोजिट एंगल का सम कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है बच्चों, भूलना नहीं है। अब एंगल की बात चल रही है, लास्ट एक बात बता देता हूं, फिर भी भूल जाओगे वरना आप। देखो इनको बोल, यदि L इज पैरेलल टू M है, इसको थर्ड लाइन काट रही है, इसका नाम है ट्रांसवर्सल लाइन। क्या नाम है, ट्रांसवर्सल लाइन। और यहाँ पे जो एंगल बनते हैं, इससे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं। इसमें एंगल 3 और एंगल 1 की बात करें, इन्हें बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है तो अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, इन्हें बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। 2 और 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, 5 और 7 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और 8 और 6 भी है। दूसरा एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6, इन्हें बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 4 इक्वल्स टू 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 5 इक्वल्स टू 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 1 इक्वल्स टू 7 ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, 2 equals to 8 alternate exterior angle, 1 equals to 5 corresponding angle, 4 equals to 8 corresponding angle, 2 equals to 6 corresponding angle, 3 equals to 7 corresponding angle, और 6 और 3 का सम होगा 180 डिग्री, 4 और 5 का एंगल भी सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि एंगल्स, कौन से एंगल्स, जो इंटीरियर एंगल हो और सेम साइड ऑफ ट्रांसफर्स हो, सेम साइड ऑफ ट्रांसफर्स हो, लेकिन इंटीरियर एंगल उनका सम कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। इसी ढंग से इन दोनों बाहर वालों का सम भी कितना डिग्री होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। इन बाहर वालों का सम भी कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो ऐसे बहुत सारी बातें, तो हमने कुछ बातें छोटी छोटी यहाँ पे रिविजन कर ली बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। तो ये हमारा आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही बढ़िया लगा होगा। आपने इसको देख लिया है तो इसको लाइक कर लो, और लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, उसको चाहो तो सेव करके रख लो, नेक्स्ट टाइम भी काम आ सकता है। तो अगेन मैं ये कहूँगा, पेपर को बहुत बढ़िया से दीजिए, बहुत ढंग से पेपर को करिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, और यदि आपको बर्डन हो रही है, टेंशन हो रही है, तो रिलैक्स हो जाइए, अपने पेरेंट्स से बातें करिए, थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, थोड़ी स्माइल करिए, बहुत जरूरी चीज़ है ना, क्योंकि आपको जितना आपने पढ़ा है उसको परफॉर्म करना है, तो इधर का जो है वो एकदम शांत रहना चाहिए। और पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, बच्चे बहुत छोटे हैं, बच्चों पे बिल्कुल प्रेशर नहीं बनाया जाना चाहिए, और ना ही अपनी एक्सपेक्टेशंस को उन पे थोपना चाहिए। हाँ मुझे पता है आप सब लोग नहीं कर रहे हैं, फिर भी एक मेरा मानना है कि कोई भी पेरेंट्स यदि इस लास्ट मोमेंट में यदि बच्चे को याद दिलाए कि दिस इज द लास्ट चांस, इस बार नहीं हो पाए तो क्या होगा, आपका तो पोर्शन छूटा हुआ है, या फिर वो बच्चे बहुत पढ़ रहे थे, आपने पढ़ाई नहीं करी, वॉट एवर इट इज, जो होना था वो हो गया। नाउ इट्स टाइम, जितना बचा हुआ उसको बढ़िया से करें। तो जरूरी है कि आप अपने बच्चे को पॉजिटिव करिए, उसको बताइए कि आपको एग्जाम देने जाना है, और ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा एग्जाम है इंडिया का, बहुत बड़ा, अरे कोई बड़ा बड़ा एग्जाम नहीं है, एग्जाम सारे ही बड़े होते हैं, एग्जाम सारे ही बड़े होते हैं, सारे ही छोटे होते हैं। हमें मानने की बात है, हमें जानने की बात है, हमें समझने की बात है।
यदि आपने आरएमसी पास कर लिया तो आपको आरएमसी स्कूल देहरादून में जाना होगा, नहीं पास कर पाए तो आप अपनी जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वहां पढ़ रहे हैं, किसी और स्कूल में पढ़ सकते हैं। तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ, या ऐसा कहीं भी है भी नहीं। आपने यदि डेटा देखें गूगल के ऊपर तो आपको पता है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि एनडीए क्लियर करने के लिए सिर्फ आरएमसी जाना होता है या सैनिक मिलिट्री स्कूल जाना होता है। एनडीए क्लियर करने का रास्ता बाहर से भी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हर साल एनडीए क्लियर करते हैं जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनके पास कोई सुविधाएं नहीं है, जिनके पास कोई गाइडेंस नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, प्रॉपर्ली बुक्स नहीं है, बट उनके पास एक चीज है, वो है एम, और दूसरा है उनका डेडिकेशन। तो जरूरी नहीं है कि इन स्कूल्स के अंदर जाएं। तो इतना बर्डन प्लीज इसने ब्रेन में मत डालिएगा कि यार ये लास्ट चांस है, पता नहीं क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। बता दूं आपको मैं, कुछ भी नहीं होने वाला। पेरेंट्स आपको क्या बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बोलेंगे सुन लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम जैसे टीचर्स जो हम लोग पढ़ाते हैं, हम भी अपने बच्चों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो हमसे भी इस ढंग की कोई आप वो फियर मत रखना। और मेरा तो हमेशा मानना होता है, मैं हर बच्चे को कहता हूँ बेस्ट पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजल्ट क्या रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजल्ट की बात लोग 4 दिन करते हैं, बाद में कोई नहीं करता। या कोई अच्छा एग्जाम दे लो, 10 दिन कर लेंगे, 2 महीने कर लेंगे, 5 महीने कर लेंगे, नहीं कोई बात नहीं करता उसके बाद, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं। आपको आपके साथ रहना है तो आपको परफॉर्म करना सीखना पड़ेगा। आप जो भी काम कर रहे हैं बेस्ट करें, उस काम को सुपर्ब करें। जो भी काम करें, जिस टाइम में जो भी काम करें ना, वो काम यदि आपका बेहतरीन है ना, तो आपको बेहतरीन और अच्छा इंसान बनने से कोई रोक नहीं सकता। और एनडी के बाद एनडी क्लियर हो ही जाता है। बाहर से भी 60 to 70% जो सीटें हैं वो बाहर वाली रूट से भरी जा रही है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, रिलैक्स होकर पेपर दीजिए। इस बर्डन से मत दीजिए कि मुझे पास करना है करना है। इस पॉजिटिविटी से दीजिए कि भाई मुझे पेपर को फोड़ के आना है, आग लगा देनी है मुझे पेपर में। मैंने जितना पढ़ा है ना बेहतरीन ढंग से दे के आऊंगा, और मैंने पढ़ा है और मुझे पता है पेपर बहुत अच्छा आएगा, पेपर बहुत ही बढ़िया से आने वाला है। पेपर हार्ड भी आया ना तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा निकाल लूंगा। पहले वो क्वेश्चन बनाऊंगा जो क्वेश्चन मुझे आते हैं, उसके बाद वो बनाऊंगा जो मुझे नहीं आते, उनके लिए मैं मेरी पूरी ब्रेन को यूज करूंगा और मैं उनको बना लूंगा। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज है बच्चों, तो जरूरी है इन छोटी छोटी बातों ध्यान रखें और पेपर को बढ़िया से करें। एंड रेस्पेक्ट पेरेंट्स, अपने बच्चों का ख्याल रखें, खूब सारा उनको प्यार दीजिए और उनको बताइए कि ये एग्जाम है छोटा सा, नथिंग एल्स। और उनको अपनी परफॉर्मेंस करने दीजिए, उनको अपनी बेस्ट जो वो दे सकते हैं उनका बेस्ट देने दीजिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्दर हो सकता है कोई उसके पास फर्दर अटेम्प्ट बचा हो, फर्दर अटेम्प्ट ना भी है तो सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल क्लास 9th के लिए वो भाग सकता है। वो भी ना कर पाए तो आगे जाके आफ्टर 12th एनडी की तैयारी कर सकते हैं। वहां भी नहीं करे तो यूपीएससी पढ़ा है, यूपीएससी ना कर पाए तो बहुत बिजनेस है लाइफ में। तो बहुत बड़ी लाइफ है, बहुत सारी चीजें हैं। ये लाइफ का छोटी सी टाइम का छोटा सा एग्जाम है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बहुत सारी पढ़ाई तो कर ही चुके होंगे, अच्छे से रहिए, रिवीजन करते रहिए, रात को अच्छी नींद लीजिए, कल टाइम से अपने एग्जाम सेंटर पे जाइए। मेरी तरफ से, फ्यूचर से इंस्टीट्यूट की तरफ से पूरे इंडिया के बच्चों को विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सो मिलते हैं सॉल्यूशन क्लास में। पेपर के बाद सॉल्यूशन क्लास जरूर मिलेंगे, या तो डिजिटल बोर्ड पे क्लास होगी या स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्लास होगी, बट क्लास जरूर होगी। आपके सारे पेपर्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैथ्स का पूरा पेपर मैं आपको डिस्कस कराऊंगा, पूरा पेपर पढ़ेंगे हम लोग, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर जीके भी होगा, इंग्लिश भी होगा। सो बाय बाय, सी यू अगेन एंड विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।